हाय एवरीवन। तो इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्लीट बायोलॉजी को। ये जो पूरा सीरीज होने वाले हैं, ये जो लेक्चर होने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाले हैं एफकेट, जिसके एग्जाम जो है 2026 में होने वाले हैं। ठीक है, इसका जो है नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है ना। आई थिंक जो है 14 दिसंबर को ही इसका लास्ट डेट है। तो देखो यहाँ पे हम लोग जो है कंप्लीट बायोलॉजी को कवर करने वाले हैं, और ऐसे कवर करेंगे कि जिसमें थ्योरी भी कवर हो और इसमें फैक्ट्स भी कवर हो। क्योंकि देखो एफकेट नो डाउट कि फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे तो जाते हैं, तो पता कब होगा? जब उसका थ्योरी पता होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जस्ट रैंडमली ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ने वाले हैं, पूरा थ्योरी उसी के साथ फैक्ट्स, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। एग्जाम का जितना डिमांड है उतना ही कवर करेंगे, अननेसेसरी का इधर उधर का भी हमें कवर नहीं करना है। इस चीज़ को माइंड में रखो, क्योंकि हमें यहाँ पे जस्ट एग्जाम को क्लियर करना है। ठीक है, हमारा जो टारगेट होने वाले हैं एग्जाम को क्लियर करने का ही टारगेट होने वाले हैं। चलो, तो फिर अगर कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। बाकी इस क्लास का जो पूरा स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम वन बाय वन करके हर एक कॉन्सेप्ट को अब हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। चलो, जिसमें से पहला टॉपिक अभी हमें जो है कवर करना है वो है सेल टॉपिक को। क्योंकि देखो ये जो सेल टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिला है। तो देखो सेल का सबसे पहले मतलब क्या होता है, हमें इतना पता है कि जो सेल है ये बेसिक यूनिट है लाइफ सस्टेन करने के लिए। बेसिक ये यूनिट्स हैं। अब यहाँ से समझना एक चीज़, जैसे कि हम लोग पूरा घर बना रहे हैं, तो घर बनाते हैं तो उसमें जो है एक ईंट, फिर दो ईंट, तीन ईंट। तो जो सिंगल ईंट है ना, इस सिंगल ईंट को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं सेल के साथ। ठीक है, ये हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है। अब इस बॉडी के स्ट्रक्चर को जब फॉर्म करेंगे तो मल्टीपल सेल का यहाँ पे यूनिट होगा, मल्टीपल सेल का यहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा। और ये जो है पूरा मल्टीपल सेल जब एक साथ आके मिल जाएंगे तब ये पूरा जो है ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर कोई एनिमल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या बोल सकते हो इसको, सेल को? तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, सेल इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसी को हम लोग यहाँ पे सेल बोलते हैं। इतना समझ आ गया। अब यहाँ से एक चीज़ और थोड़ा समझना, जैसे यहाँ पे सेल है, अब मेरे को इस सेल से कैसे ऑर्गेनिज्म तक पहुँचते हैं, कैसे ऑर्गेनिज्म तक जाते हैं, इसको यहाँ पे मेरे को समझना है। तो कैसे समझोगे? तो देखो, अब हमें इतना पता चल गया कि सेल किसको बोलते हैं। अब यही सेल जो है जब मल्टीपल सेल यहाँ पे आ जाते हैं, तो मल्टीपल सेल आते हैं तो ये फॉर्म लेते हैं टिश्यू का। ठीक है, फिर उसी के साथ जब मल्टीपल टिश्यू मिल जाते हैं तो उसी के साथ जो है वो फॉर्म लेते हैं, वो है ऑर्गेन्स का। फिर मल्टीपल ऑर्गेन्स मिलते हैं तो वो पूरा एक ऑर्गेन सिस्टम्स का फॉर्म लेते हैं। और उसी के साथ जब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन सिस्टम जब आपस में मिलते हैं तब वो एक ऑर्गेनिज्म का काम करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे मल्टीपल ऑर्गेन, इसका मतलब ये होता है जैसे कि ह्यूमन बॉडी को देखोगे तो नर्वस सिस्टम एक अलग चीज़ है, एक्सक्रेटरी सिस्टम अलग चीज़ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग चीज़ है। तो वही जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सिस्टम लिखा है ना, ऑर्गेन सिस्टम, बेसिकली इसका मतलब वही है। ठीक है, तो सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट सेल हो गया। सेल मल्टीपल सेल से टिश्यू बनता है, मल्टीपल टिश्यू से जो है ऑर्गेन बनते हैं, और मल्टीपल ऑर्गेन से जो है ऑर्गेन का पूरा सिस्टम बनते हैं। और वही ऑर्गेन सिस्टम से पूरा एक ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट होता है, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशंस का डेवलप होता है, ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये बेसिक्स यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। बाकी देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑथर आए हैं और डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी भी दिए हुए हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हमें यहाँ पे कवर करना है। देखो जो सेल है, सबसे पहले सेल को कॉइन किए गए थे रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में, और इसी के द्वारा जो है उसके बाद और ऑथर आए। तो एक ऑथर, जो ऑथर का नाम है यहाँ पे सीचलिन, जिन्होंने प्लांट सेल का थ्योरी दिए हैं, और स्वासवान जिन्होंने एनिमल्स का थ्योरी दिए हैं, सेल थ्योरी, कि कैसे सेल का डेवलपमेंट हुआ, कैसे इस सेल से जो है टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं, है ना, किस तरीके से सेल का फंक्शन होता है, क्या क्या इसके अंदर ऑर्गेनेल्स हैं, इन सब चीज़ के बारे में जो है इस सेल थ्योरी में डिस्कस किए गए हैं। प्लांट सेल के मामले में इसके द्वारा दिए गए हैं, और एनिमल सेल के अगर डिस्कस करोगे तो स्वाचवान के द्वारा दिए गए हैं सेल थ्योरी।
बाकी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, ये तो अब समझ आ गया होगा, क्योंकि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल के रेस्पेक्ट में बात कर लो, चाहे वो ह्यूमन के रेस्पेक्ट में बात कर लो, या फिर अदर थिंग्स के बारे में डिस्कस कर लो, जितना भी लिविंग है, ठीक है, जितना भी लिविंग है वो सेल से ही बने होते हैं। और ये भी एक चीज़ याद रखना, जो वार्को है ना, रुडोल्फ वार्को, इसके द्वारा ये बोले गए हैं कि ये जो है पहले से जो एग्जिस्टिंग सेल है, वही सेल से जो है अदर सेल का फॉर्मेशन होता है। सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, किसके द्वारा बोले गए हैं? रुडोल्फ विर्को के द्वारा बोले गए हैं कि जो सेल हैं वो पहले से जो एग्जिस्टिंग सेल होते हैं ना, उसी के द्वारा ये फॉर्म किए जाते हैं। ये सेल थ्योरी दिए गए हैं। बाकी मॉडर्न थ्योरी में और क्या ऐड किए गए हैं, जैसे कि मॉडल थ्योरी में बताया गया है कि जो सेल होता है, ठीक है, जो सेल है, ये सेल में जो है डीएनए और आरएनए कंटेन होते हैं, ये चीज़ बताया है, ठीक है। डीएनए जो एक हेरिडिटरी यहाँ पे मटेरियल है, हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं। फिर सेल परफॉर्म इसेंशियल मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। अब कैसे किए जाते हैं? जैसे कि एनर्जी जनरेट होना, एनर्जी कैसे, एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी जनरेट होते हैं ना ह्यूमन बॉडी में, तो उसका हो गया। फिर जो है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म अभी जो है आगे आने वाले हैं, लेकिन ये जो सेल है ये भी परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? बाकी कुछ यहाँ पे ऑथर लिखे हुए हैं, जैसे कि रॉबर्ट हुक हैं, इसके द्वारा सेल को क्वाइन किए गए हैं, सेल टर्म को। फिर लुएन हुक के द्वारा जो है लिविंग सेल इज अ पॉन्ड वाटर, इस तरीके से डिस्कवर किए गए हैं। फिर रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा सेल न्यूक्लियस को डिस्कवर किए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कवर और उसके ऑथर लिखे हैं, तो इसको जस्ट एक बार हमें रीड करना है, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ तक हम लोगों ने तो पूरा सेल के बारे में डिस्कस कर लिए, और सेल से कैसे एक ऑर्गेनिज्म बनता है इसके बारे में भी डिस्कस कर लिए। अब हमारे पास ये तो हो गया ऑर्गेनिज्म। अब थोड़ा ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म को हम लोग जो है दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और सेकंड को बोलते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल और केवल एक ही सेल हो, ठीक है, सिंगल सेल हो। अगर सिंगल सेल है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल का मतलब समझ रहे हो ना, सेल के बारे में अभी डिस्कस किए। तो जिसमें एक ही जो है सेल पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर, और जिसमें जो है मल्टीपल, दो से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं मल्टीपल ऑर्गेनिज्म, या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यही ऑर्गेनिज्म को हम लोग यहाँ पे दो टाइप में डिवाइड करते हैं। जैसे कि कुछ यूनिसेलुलर का एग्जांपल याद रखना, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया है, फिर पैराशियम है ना। तो ये क्या है? ये यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल के द्वारा ये परफॉर्म किए जाते हैं। बाकी मल्टी सेलुलर में प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए, है ना, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये सब चीज़ जो है एग्जाम्पल है मल्टी सेलुलर का, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म याद रखोगे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो ये जो यूनिसेलुलर है ना, इसी को हम लोग यहाँ पे प्रोकार्योटिक बोलते हैं। जो टाइप्स ऑफ सेल में डिस्कस करते हैं, जो ये जो प्रोकार्योटिक है ना, एक्चुअली ये यूनिसेलुलर ही होते हैं। और यूकार्योटिक जो यहाँ पे लिखा गया है ना, ये मल्टीपल सेलुलर होते हैं, ठीक है, मतलब मल्टीपल सेल से बने हुए होते हैं। तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। प्रोकार्योटिक सेल जो कि बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, इसमें देखने को मिलता है। और प्रोकार्योटिक जो कि यहाँ पे कोई ट्रू न्यूक्लियस हमें देखने को नहीं मिलता। जैसे कि ये मान लो सेल का स्ट्रक्चर है, अब इस सेल के स्ट्रक्चर में एक न्यूक्लियस तो होगा, तो हमें ऐसा कोई प्रोकार्योटिक में जो है हमें कोई ट्रू न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता। नहीं यहाँ पे कोई हमें मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। मेम्ब्रेन का मतलब है, जैसे कि ये सेल है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इस सेल को बाहरी आवरण से प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें प्रोकार्योटिक में मेम्ब्रेन भी देखने को नहीं मिलते। और इसका जो डिवीज़न होता है ये बाइनरी डिवीज़न होता है। बाइनरी डिवीज़न क्या होता है? जैसे देखो, बाइनरी डिवीज़न, हालांकि आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, चलो इसको ना हम लोग आगे ही डिस्कस करते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि अभी डिस्कस कर ले। चलो इसके बारे में ना थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आसानी हो इसको भी समझने में।
एक्चुअली ये जो बाइनरी फिजन है इसका मतलब ये होता है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं अमीबा का, ठीक है। अमीबा का मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसका बाइनरी फिजन हो, तो सपोज करो ये अमीबा हो गया। अब इसका भी फेज होते हैं, प्री फेज, है ना, इस तरीके से। तो एक समय बाद क्या होगा, यही जो सिंगल अमीबा है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बाइनरी फिजन। और जो सेल वाल बने होते हैं इसको हम लोग पेप्टिग्लाइकोन बोलते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा याद रखना, किसका, बैक्टीरिया का। फिर और कुछ यहाँ पे फीचर लिखा हुआ है। बाकी यूकारियोटिक का अगर बात करें, यूकारियोटिक सेल का, तो ये जो है प्लांट में देखने को मिलता है, एनिमल्स हो गया, फंगी हो गया, जो कि एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमें प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता हुआ दिखाई देते हैं, क्योंकि जो यूकारियोटिक है ये मल्टीपल जो है सेल से बने हुए हैं। तो जब मल्टीपल सेल से बने हुए हैं तो सीधी सी बात है यहाँ पे जो है हमें न्यूक्लियस का फीचर्स दिखाई देंगे। फिर उसी के साथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे राइबोसोम का क्वांटिटी बताया गया है, 80 राइबोसोम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर है, इतना समझ आ गया। चलो अब तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पे है प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। इसमें यहाँ पे डिफरेंस दिए गए हैं। जैसे कि प्लांट सेल के बारे में अगर डिस्कस करें तो प्लांट सेल में हमें जो सेल वाल है यह हमें प्रेजेंट देखने को मिलता है, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वाल होता है, लेकिन ये जो है सेलुलोज से मिलकर बना होता है, इस चीज को भी ध्यान देना है। लेकिन एनिमल सेल में हमें जो है प्लांट सेल, जो सेल वाल है ये देखने को नहीं मिलता। सेल वाल का यहाँ पे मतलब वही है, जैसे कि ये प्लांट सेल है, ये कोई प्लांट हो गया, है ना, पेड़ हो गया। तो पेड़ का जो सबसे बाहरी आवरण होता है ना, जो कि पूरे पेड़ का जो स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करते हैं, अदर इन्वायरमेंट जो बाहर के इन्वायरमेंट है उससे प्रोटेक्ट करते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे सेल वाल बोलते हैं। बाकी क्लोरोप्लास्ट के बारे में अगर डिस्कस करें तो प्लांट सेल में हमें प्रेजेंट दिखाई देते हैं, एनिमल सेल में हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलता। देखो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है कि जो सनलाइट आ रहा है, सन का रेडिएशन है, उसको यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कराना। अब खुद बताओ, फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है कि एनिमल में होता है? सीधी सी बात है प्लांट में होता है, तो ये तो प्लांट में होगा ना, एनिमल में तो एब्सेंस ही होगा, सीधी सी बात है। फिर वैक्यूलोज हो गया, जो कि प्लांट सेल में हमें लार्ज देखने को मिलता है। वैक्यूलोज का मतलब है कि अभी के लिए ऐसा समझो, बाकी ये सब जितना भी लिखा हुआ है ना, इस पूरा वन बाय वन करके डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, आगे स्लाइड है। वैक्यूलोज का मतलब कोई स्टोर सामान बोल सकते हो, कोई भी जैसे कि फैट आ रहा है या फिर कोई खाद्य पदार्थ आ रहा है, उसको स्टोर करने का काम वैक्यूलोज के द्वारा किए जाते हैं। तो प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन एनिमल सेल में बहुत ज़्यादा स्मॉल है। फिर सेंट्रियोल जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। फिर सेप का बात अगर करें तो जनरली जो प्लांट सेल है वो फिक्स होते हैं। क्यों फिक्स होते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे प्लांट का सबसे पहले बात तो कोई मूवमेंट नहीं होता है ना, मूवमेंट नहीं होता, और उसी के साथ जो है डायरेक्टली स्ट्रेट टाइप होते हैं प्लांट। तो इसीलिए क्या है, जनरली हमें फिक्स दिखाई देते हैं। लेकिन एनिमल सेल में जो है ये प्रोबेबली ये जो है इरेगुलर पैटर्न में दिखाई देते हैं, ठीक है। बाकी सेल के बारे में और थोड़ा डिटेल के साथ कवर कर लेते हैं। ये तो हमें पता हो गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। स्मॉलेस्ट सेल कौन है? माइकोप्लाज्मा है। लार्जेस्ट सेल जो कि है ऑस्ट्रिच का एग होता है। लॉन्गेस्ट सेल में जो है नर्व, जो सेंट्रल सिस्टम है ना, वो होते हैं। और स्मॉलेस्ट सेल अगर ह्यूमन का बात करोगे तो स्पर्म होते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा याद रखना, बेसिक है ना, थोड़ा फैक्ट्स हैं, क्योंकि पहले ही बताया हूँ यहाँ पे हम लोग थ्योरी तो कवर करेंगे ही करेंगे, उसके साथ फैक्ट्स भी कवर करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने सेल के बारे में डिस्कस किए हैं कि सपोज करो ये जो है स्ट्रक्चर है किसका, सेल का। अब इस सेल के अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है, इसके बारे में अब हमें डिसाइड करना है, इसके बारे में अब हमें डिस्कस करना है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो सेल है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है जो कि सेल के द्वारा चल रहे हैं, तो सेल को भी तो चलाने वाला कोई चीज़ होगा, और उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ठीक है। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनल्स बोलते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं? जैसे कि राइबोसोम हो गया, माइट्रोक्यूबिस हो गया, सेंट्रियोल्स है ना, साइटोप्लाज्मा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है, लाइजोसोम है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हमें इसका ऑर्गेनल्स देखने को मिलता है, और इसी ऑर्गेनल्स को अब हमें जो है वन बाय वन करके डिस्कस करना है। और जितना भी ऑर्गेनल्स आएगा वो सेल के अंदर ही हमें देखने को मिलेगा। तो चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं सेल ऑर्गेनल्स और उसके फंक्शन को।
जिसमें से सबसे पहले हमें कवर करना है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? एक्चुअली ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं जो कि लिपिड से बने हुए होते हैं और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना, प्रोटेक्शन करना, अभी बताया ना। जैसे कि ये सेल हो गया, अब सेल के ऊपर एक बाहरी आवरण लगा हुआ है। अब ये बाहरी आवरण जो अदर इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, और जो चीज़ सेल को ज़रूरत है उसको यहाँ पे अंदर भेजेंगे। इसीलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो ज़रूरत है उसी को अंदर जाने देंगे, और बाहर इन्वायरमेंट से जो है प्रोटेक्ट करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही किए जाते हैं। क्लियर है? फिर नेक्स्ट ऑर्गेनेल आता है वो है सेल वॉल। सेल वॉल, जैसे कि सेल वॉल जो है प्लांट में किससे बने होते हैं? सेलुलोज से बने हुए होते हैं, और फंगी जो है वो सीथिन से बने हुए होते हैं, और बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होते हैं ये पेप्टिग्लाइकोन से बने हुए होते हैं। इस चीज़ को याद रखना, फैक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सेल वॉल का काम क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं या फिर कोई प्लांट है उसको सपोर्ट करना, प्लस उसी के साथ प्रोटेक्शन करने का काम जो है सेल वॉल के द्वारा किया जाता है। समझ आ गया? सेकेंड ऑर्गेनल। थर्ड ऑर्गेनल है जो कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो कि सेंट्रल है ना, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल है। ये सेल हो गया। अब इस सेल को भी जो है कंट्रोल करने का काम एक न्यूक्लियस के द्वारा किए जाते हैं जो कि सेंट्रल में होते हैं, और इसी को हम लोग जो है सेल का न्यूक्लियस बोल रहे हैं, जो कि कंटेन जो है सेंट्रल को यहाँ पे कंट्रोल करने का काम। और यही जो न्यूक्लियस है ना, यहीं पे हमें देखने को मिलता है डीएनए। ठीक है, डीएनए के साथ क्रोमोसोम हो गया, है ना, न्यूक्लियोप्स हो गया जो कि आरएनए से बना हुआ होता है। ये सब चीज़ जो है हमें न्यूक्लियस में देखने को मिलता है। जैसे कि हेरिडिटरी जब होते हैं, है ना, पेरेंट्स से जब चिल्ड्रन में जो है सेक्स डिटर्मिनेशन किए जाते हैं तो डीएनए के थ्रू ही किए जाते हैं। हेरिडिटरी होते हैं वो चीज़, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जो न्यूक्लियस है यहाँ पे हमें डीएनए हो गया, क्रोमोसोम हो गया, फिर न्यूक्लियोलस हो गया, ये सब चीज़ का हमें प्रेजेंट देखने को मिलता है। फिर ये जो है डबल मेम्ब्रेन के साथ ये क्या होते हैं? इनक्लोज होते हैं। खुद सोचो, ये पूरा सेल है, सेल का जो है डायरेक्टली सेल को कंट्रोल कौन करने वाला है? न्यूक्लियस करेगा। अब न्यूक्लियस ही अगर प्रोटेक्ट नहीं होंगे तो सेल का प्रोटेक्शन कौन कर पाएगा? ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पे जो है हमें डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट ऑर्गेनेल है जो कि माइट्रोकॉन्ड्रिया, और माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि यहीं पे हमें एटीपी का जनरेशन देखने को मिलता है। एटीपी का मतलब एक एनर्जी है, क्योंकि हमें एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? कहाँ से मिल रहा है? माइट्रोकॉन्ड्रिया से मिल रहा है, क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी का जनरेशन होता है। इसलिए हम लोग इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कंसिडर करते हैं। यहाँ पे भी हमें जो है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल देखने को मिलता है, और इसके पास भी डीएनए होते हैं। ठीक है, मैटरनल डीएनए होते हैं, ध्यान रखना। एक तो जो न्यूक्लियस है इसके पास डीएनए होता है, और उसी के साथ जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे भी जो है डीएनए देखने को मिलता है। और ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म इसी के द्वारा किए जाते हैं। ध्यान रखोगे, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ये माइट्रोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही किए जाते हैं। बाकी नेक्स्ट जो ऑर्गेनल है वो है राइबोसोम, और राइबोसोम में ही हमें जो प्रोटीन है, ठीक है, हम लोग कुछ भी खाते हैं तो जो प्रोटीन का सिंथेसिस जो देखने को मिलता है वो राइबोसोम में होता है। जैसे कि 17S प्रोकारियोटिक, फिर 18S में यूकारियोटिक, इस तरीके से। ठीक, समझ आ गया? चलो, यहाँ तक तो फिफ्थ जो है ऑर्गेनल को डिस्कस कर लिए, और ये ऑर्गेनल को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 1 बाय 1 करके इसको मैं जानबूझ के जो है डिटेल के साथ कवर करा रहा हूँ। नेक्स्ट ऑर्गेनल है वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, एक्चुअली ये दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेकंड को हम लोग बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है ये दोनों? देखो, जब ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह काम करते हैं, यहाँ पे हमें राइबोसोम का अटैचमेंट देखने को मिलता है। और राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन को सिंथेसिस करना। तो सिंपल सा बात हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये भी जो है प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। बताओ, समझ आया? राइबोसोम ही तो करते हैं। देखो, राइबोसोम जो है प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, उसी के साथ जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये भी प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें जो है राइबोसोम देखने को मिलता है, और राइबोसोम तो प्रोटीन का सिंथेसिस करते ही करते हैं। समझ रहे हो?
फिर नेक्स्ट आता है वो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे हमें कोई राइबोसोम देखने को नहीं मिलता और यही एक वजह है जिसके वजह से यहाँ पे कोई हमें प्रोटीन सिंथेसिस देखने को नहीं मिलता इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। बाकी इसमें जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे हमें लिपिड का सिंथेसिस देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे उसी के साथ जो है डिटॉक्सिफिकेशन भी यहीं पे देखने को मिलता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्लियर है। बाकी नेक्स्ट ऑर्गेनल है वो है गोल्गी अपाचर। गोल्गी अपाचर इसका अगर काम देखोगे तो ये जो है लाइबोसोम का जो है लाइजोसोम, ठीक है, नॉट राइबोसोम, ये लाइजोसोम को फॉर्म करने का काम इसी के द्वारा किए जाते हैं। फिर उसी के साथ स्टोर करना, मॉडिफाई करना, फिर प्रोटीन को पैकेज करना इसी के द्वारा किए जाते हैं गोल्गी अपाचर के द्वारा। फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द वॉल, इस नाम से भी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि सारा काम इसी के द्वारा किए जा रहे हैं। जैसे प्रोटीन का अगर मॉडिफाई करना है, प्रोटीन को स्टोर करना है, फिर उसको पैकेज करना है, ये सब तो इसी के द्वारा किए जा रहे हैं। बाकी नेक्स्ट जो लाइजोसोम है, ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनल लाइजोसोम है, इसी को हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है डाइजेस्टिव एंजाइम, जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको यहाँ पे ब्रेक डाउन करने का काम लाइजोसोम के द्वारा किए जाते हैं। जो ओल्ड ऑर्गेनल है यहीं पे देखने को मिलता है, कहाँ पे? लाइजोसोम में। तो ये 8 तक तो हम लोगों ने डिस्कस किए। फिर नेक्स्ट जो ऑर्गेनल है वो है वैक्यूलोस। बताया हूँ वैक्यूलोस का मतलब सिंपल सा है स्टोर हाउस बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि वाटर हो गया उसको स्टोर करने का काम, फूड स्टोरेज हो गया, वेस्ट स्टोरेज हो गया, ये पूरा वैक्यूलोस के द्वारा किए जाते हैं। अब ये जो है डिफरेंट करते हैं कि प्लांट के कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हो या फिर एनिमल के कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हो। अगर प्लांट का वैक्यूलोस के बारे में अगर बोलोगे तो ये प्लांट में हमें बिग देखने को मिलता है, ठीक है, बिग देखने को मिलता है, लेकिन एनिमल में जो है इसका साइज जो है स्मॉल होता है, तो इस चीज़ को याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है वो है प्लास्टाइड्स, ठीक है, प्लास्टिड्स बोल सकते हो। प्लास्टिड्स ऐसे याद रखना, प्लास्टिड्स हैं तो केवल और केवल ये प्लांट में पाए जाएंगे, ऐसे इसको याद रख सकते हो। तो प्लास्टिड जो है एक्चुअली ये है क्या है, प्लांट में पाए जाते हैं, पहले बात ये हो गया। और ये 3 टाइप के होते हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, सेकंड को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट और थर्ड को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, इस तरीके से बोलते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट है एक्चुअली ये फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। जैसे कि ये जो ग्रीन पत्ते देखोगे तो ग्रीन पत्ते के ऊपर जो है डॉट डॉट देखने को मिलते हैं और ग्रीन कलर के देखने को मिलते हैं। वो जो ग्रीन कलर है ना वो ग्रीन होता है एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट की वजह से। और यहीं पे जो है हमें फोटोसिंथेसिस का एक्टिविटी होते हुए दिखाई देते हैं। ग्रीन पिगमेंट यहाँ पे होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। फिर क्रोमोप्लास्ट है जो कि कलर पिगमेंट होते हैं, फ्लावर हो गया, फ्रूट में जो कलर पिगमेंट डालने का काम क्रोमोप्लास्ट के द्वारा किए जाते हैं। और जो ल्यूकोप्लास्ट है एक्चुअली ये स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। और उसी के साथ याद रखना जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें भी डीएनए का कंटेनेशन होता है, इसका खुद का डीएनए होते हैं। उसी के साथ और किसका किसका होता है खुद का डीएनए, अभी डिस्कस किए हैं। एक तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें खुद का डीएनए होता है और ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे भी खुद का डीएनए होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है इसमें डीएनए हमें देखने को मिलता है। फिर उसी के साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें भी हमें डीएनए देखने को मिलता है। फिर उसी के साथ कौन सा है ये प्लास्टिड्स जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, इसमें भी हमें खुद का डीएनए दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ से मैचेस में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो कि जेली टाइप के फ्लूइड हमें देखने को मिलता है। साइटोप्लाज्म जो कि साइट ऑफ मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शन जितना भी होते हैं वो यहीं पे कंडक्ट होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गया या फिर कुछ भी रिएक्शन हो रहा है तो कहाँ पे ये कंडक्ट होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में ही कंडक्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स जो है नॉर्मली ये एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जब सेल डिवीज़न होता है, ठीक है, या फिर स्पिंडल फाइबर होते हैं या फिर स्पिंडल फाइबर को फॉर्म करना हो तब उस कैटेगरी में हम लोग जो है सेंट्रियोल्स का यूज़ करते हैं। और मेनली जो सेल डिवीज़न होता है ना उसमें हेल्प करते हैं सेंट्रियोल्स, तो इस चीज़ को याद रखना। बाकी डीएनए के रेस्पेक्ट में लिखे हुए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स इसके पास खुद का डीएनए होते हैं और राइबोसोम जो है
ठीक है। राइबोसोम एंड द सेंट्रोसोम और विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, ये भी चीज याद रखोगे, पे डबल लिखा हुआ है। जो राइबोसोम है और सेंट्रोसोम है, यहाँ पे कोई हमें मेम्ब्रेन ऑर्गेनल देखने को नहीं मिलता। जो अलग से जो आवरण होता है ना, लेयर होता है, वो हमें देखने को नहीं मिलता। फिर डबल मेम्ब्रेन किस में देखने को मिलता है, इस चीज को भी याद रखना। डबल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया में हमें डबल लेयर देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट हो गया और उसी के साथ न्यूक्लियस हो गया। ये तीन ऐसे यहाँ पे ऑर्गेनल्स हैं जहाँ पे हमें डबल मेम्ब्रेन दिखाई देते हैं। तो इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिवीज़न अभी डिस्कस किए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिवीज़न क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़, तो एक बार रेफर करना। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल डिवीज़न, और ये जो है सेल का टॉपिक है, जो है लास्ट पार्ट होने वाला है सेल डिवीज़न। अब देखो एक्चुअली जो सेल डिवीज़न होते हैं ना, वो दो तरीके से सेल डिवीज़न परफॉर्म होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस, ठीक है, और सेकंड को हम लोग बोलते हैं मियोसिस, इस तरीके से। तो ये दो तरीके से यहाँ पे सेल डिवीज़न परफॉर्म किए जाते हैं। अगर माइटोसिस का अगर बात करोगे तो ये पेरेंट सेल हो गया। सपोज करो ये पेरेंट सेल क्या करेंगे कि जब इसका माइटोसिस होगा तो ये जो है डायरेक्टली दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, इस तरीके से। लेकिन जब मेसोसिस का अगर हम लोग बात करते हैं तो इस केस में क्या होता है कि जैसे प्लांट सेल हो गए या फिर कोई भी सेल हो गए, तो ये जो है दो पार्ट में तो डिवाइड होंगे इस तरीके से, लेकिन इसका भी फर्दर हमें दो पार्ट में डिवीज़न दिखाई देता है। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे माइटोसिस। तो दो तरीका का यहाँ पे जो है सेल डिवीज़न होता है। माइटोसिस जो कि यहाँ पे सोमेटिक बॉडी सेल है। इक्विटोरियल डिवीज़न देखने को मिलता है। इक्विटोरियल मतलब डायरेक्टली दो पार्ट में ही डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, जो कि दो आइडेंटिकल डॉटर सेल को यहाँ पे डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें भी फेजेस होते हैं, जैसे कि प्रोफेज हो गया, फिर उसके बाद मेटाफेज आता है, फिर उसके बाद एनाफेज है, फिर उसके बाद टेलोफेज है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है वो है मायोसिस, जो कि यहाँ पे गेमेट फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जैसे कि स्पर्म हो गया, एग हो गया। फिर रिडक्शन डिवीज़न देखने को मिलता है इस तरीके से। यहाँ पे देखो पहले दो आया, फिर इसका दो, फिर उसका दो, इस तरीके से यहाँ पे। प्लस उसका जो जेनेटिक वेरिएशन है ये हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग दिखाई देता है। तो इस तरीके से जो है सेल डिवीज़न को भी हम लोगों ने कवर किए। बाकी यहाँ पे इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है फैक्ट्स के फॉर्म में है, तो इसको अपने लेवल में कवर करोगे। बाकी कुछ यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड स्टडीज़ हैं, जैसे कि बॉटनी को हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ प्लांट, जूलॉजी को बोलते हैं स्टडी ऑफ एनिमल, इकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइटोप्लाज्म जो कि स्टडी ऑफ सेल को बोलते हैं, हिस्टोलॉजी जो कि स्टडी ऑफ टिश्यू हो गया, जेनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड जीन्स। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टडी भी लिखा हुआ है, इस स्टडी को अपने लेवल में कवर करोगे, है ना, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, एक बार डिस्कस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। चलो यहाँ तक हम लोगों ने एक टॉपिक को डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है सेल टॉपिक, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए अच्छे से डिटेल के साथ इसको डिस्कशन किए हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसे हमें कवर करना है, वो है प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी प्लांट है, उस प्लांट के जब हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल के साथ डिस्कशन करते हैं तो उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट के बारे में पूरा डिस्कशंस करना। प्लांट मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि इसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो ये जो हो गया सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया के जो नीचे पोर्शन है, इस नीचे पोर्शन को हम लोग बोलते हैं रूट सिस्टम, और सरफेस एरिया से जितना ऊपर वाले पोर्शन है, अब ऊपर वाले पोर्शन में कई चीज़ आते हैं, है ना, जैसे कि फ्लावर में पेटल्स आते हैं, स्टेमेंस आते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले एरिया को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं शूट सिस्टम। तो दो तरीका से हम लोग यहाँ पे प्लांट को कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन से सिस्टम है, एक को हम लोग बोलेंगे रूट सिस्टम, जो कि पूरा रूट में रहने वाले हैं, सरफेस के नीचे रहने वाले हैं। सेकंड को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं शूट सिस्टम, जो कि सरफेस से ऊपर होने वाले हैं। तो देखो अगर रूट सिस्टम का अगर थोड़ा डिटेल के साथ अगर डिफाइन करूँ, तो हम लोग जो रूट है ना, रूट को भी कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और ये टेबल तो स्कूल में भी पढ़े होंगे। तो एक को हम लोग बोलते हैं टैप रूट। टैप रूट का मतलब होता है जो कि डायरेक्टली
रेडिकल होते हैं और यही होता है प्राइमरी रूट। इस तरीके से देखो, टैप रूट का अगर डिस्कस करो तो ये जो प्राइमरी रूट आ रहा है ना, इस तरीके से ये जो है इसका प्रॉपर प्राइमरी रूट है। बाकी इसका तना तो है, तना तो रहेगा, नो डाउट तना रहने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हमें प्राइमरी रूट देखने को मिलता है, रेडिकल फॉर्म में देखने को मिलता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं टैप रूट। जैसे कि एग्जाम्पल में मस्टर्ड का हो गया, यहाँ पे टैप रूट देखने को मिलता है, पीज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फेब्रुअस रूट। फेब्रुअस मतलब यहाँ पे हमें कोई मेन रूट देखने को नहीं मिलता, जैसे कि टैप रूट में हमें है जो है मेन रूट देखने को मिला, लेकिन जो फाइब्रोस है, फाइब्रोस में हमें कोई मेन रूट देखने को नहीं मिलता। जैसे कि ये एक एग्जांपल ले लो, देखो यहाँ पे कोई मेन रूट दिख रहा है क्या आपने को? नहीं दिख रहा है, पूरा यहाँ पे क्लस्टर के फॉर्म में डिवीजन हुआ है, इस तरीके से क्लस्टर के फॉर्म में है ना, कोई यहाँ पे मेन रूट नहीं है। एग्जाम्पल जैसे कि वीट का हो गया, राइस का हो गया, जो कि फेब्रुअस रूट का एग्जाम्पल है। फिर लास्ट में आते हैं वो है एडवेंचियस रूट, जो कि एराइज फ्रॉम स्टेम। जैसे कि केला का पत्ता देखोगे, केला पेड़ को, ठीक है, बनाना हो गया है ना, बनाना को ही बोलते हैं। तो ये जो है पेड़ जा रहे हैं, मतलब ये तना हो गया। अब तना से भी और एक जो है नेक्स्ट तना यहाँ से निकल जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एडवेंचियस रूट, ठीक है। एराइज फ्रॉम स्टेम और लीफ इंस्टीड ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल्स ये जो है इसका ओरिजिनेट नहीं देखने को मिलता है। इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है? जो स्टेम है, लीफ है, वहीं से देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल में बनियान ट्री हो गए, है ना, उसी के साथ मेज हैं, स्वीट पोटैटोज हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि रूट सिस्टम के अंदर डिस्कस किए हैं। बाकी यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन लिखा हुआ है ना, अपने लेवल में इसको कवर कर सकते हो। बाकी प्लांट मॉर्फोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फ्लावर का। अब देखो, प्लांट मॉर्फोलॉजी का मतलब ही सीधे से है कि जो प्लांट है उसका एक्सटर्नल फीचर को डिस्कस करना, तो फ्लावर भी तो एक्सटर्नल फीचर्स का एक पार्ट है। तो फ्लावर के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। ये क्या होता है ये आगे समझ आ जाएगा। तो कुछ अगर फ्लावर है, ये फ्लावर के अगर पार्ट्स के बारे में अगर डिस्कस किए जाए तो सबसे पहले ये जो जा रहा है ना, ये तो तना बोलेंगे, स्टेम बोलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी जब ये इस तरीके से तना हो गया, देखो यहाँ पे बनाते हैं, ये मान लो ये तना जा रहा है। अब यही तना से अगर मान लो कोई शाखा निकल रहा है ना, नेक्स्ट तना जा रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं नोड, ठीक है। और बाकी लीफ तो सबको पता होगा, जो पत्ती है सबको पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेपल। सेपल यहाँ पे लिखा हुआ है, किसको बोलोगे सेपल? ये जो फ्लावर है जहाँ से हमें ओरिजिनेट होते हुए दिखाई देते हैं और जहाँ पे हमें जो ओवरी है, ओवल है, उसका प्रोटेक्शन करते हुए दिखाई देते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सेपल। यहाँ पे थोड़ा इमेज में ध्यान दो, इमेज से पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी जो लास्ट बाहरी आवरण होते हैं, जो पत्ती होते हैं पूरा, उसको हम लोग बोलते हैं पेटल्स, ठीक है। और ऊपर में एक और टर्म देखो, ये वाले एरिया में ये जो यहाँ पे है एंथर और यहीं पे है फिलामेंट। फिलामेंट थोड़ा सा सबसे पहले तो इसका लोकेशन जो है ना उसको याद रखना। बाकी एंथर क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, स्टाइल्स क्या है, पॉलन ट्यूब क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार इसका लोकेशन देख लो कि कहाँ कहाँ पे रहते हैं, किसको क्या बोलते हैं। तो जब पत्ती देखोगे तो ये सबसे ये वाला पार्ट, इस पार्ट में जो है हमें ओवरी और ओवल का ओरिजिनेट दिखाई देता है। और जब ओवल और ओवरी का जो एक ट्यूब टाइप दिखाई देता है, ट्यूब इस तरीके से, उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं पॉलन ट्यूब। देखो ये जो लंबा जा रहा है ना, ये लंबा इस तरीके से, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलन ट्यूब, ठीक है। समझ आ गया? चलो, यहाँ पे सेपल हो गया है ना, फिर पेटल्स हैं। याद रखना जो स्टेमेन होते हैं ये मेल पार्ट होते हैं, मेल का या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल सकते हो, जिसे हम लोग एंड्रोशियम बोलते हैं। फिर कार्पेल होते हैं जो कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसको हम लोग गाइनोशियम बोलते हैं। इन दोनों टर्म को भी याद रखोगे। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि एंथर जो कि पॉलन जो है प्रोड्यूसिंग पार्ट है, पॉलन प्रोड्यूसिंग पार्ट है, और जो फिलामेंट होता है ना ये एंथर को होल्ड करके रखता है। अब देखो यहाँ पे ये जो एक्चुअली ये फिलामेंट है ना, फिलामेंट ये जो है एंथर को यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखता है, एंथर को होल्ड करके रखता है। एंथर क्या है? ये जो एंथर है ना, यही एंथर में हमें पोलन का ओरिजिनेट दिखाई देता है। जैसे कि ह्यूमन में अगर डिस्कस करोगे, मेल में, ठीक है, ह्यूमन में अगर मैं मेल का बात करूँ तो यहाँ पे स्टेमेन होता है, ठीक है, स्टेमेन बोल लो या फिर सीमेन बोल लो, ठीक है।
मेल में सीमेन होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो सेम जो सीमेन है ह्यूमन में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सेम जो प्लांट होता है, प्लांट में हम लोग इसी चीज को कंसिडर करते हैं पोलन, ठीक है। इसी चीज को हम लोग कंसिडर करते हैं पोलन। अब ये पोलन को जो है होल्ड करने का काम, अपने एक जगह रखने का काम एंथर के द्वारा किए जाते हैं, क्लियर है। और इस एंथर में इसका ओरिजिनेट होता है, और इस एंथर को जो है एक जगह होल्ड करने का काम जो है फिलामेंट के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। बताओ यहाँ तक समझ आ गया क्या? बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है हर एक चीज, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो कि यहाँ पे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स भी अपने आप में एक जो है एक एक्सटर्नल आवरण है, एक्सटर्नल एरिया है प्लांट का। तो अब ये भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि सिंपल फ्रूट हो गया, फिर एक आता है एग्रीगेट फ्रूट हो गया, फिर मल्टीपल फ्रूट हो गया, इस तरीके से। लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट टाइप कवर करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। इट इज़ अ मेच्योर और राइपनिंग ओवरी डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो हमें फ्रूट बनता हुआ दिखाई देते हैं, फ्रूट एक्चुअली कब बनता है? ये जो फ्रूट है मेच्योर होता है, राइपनिंग ओवरी ही है, ठीक है। ये ओवरी है जो कि फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही बनता है। लेकिन कई ऐसे जो है फ्रूट हमें देखने को मिलता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, तो इस केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पिक बोलेंगे, ठीक है। पार्थेनोकार्पिक बोलेंगे, जिसको हम लोग सीडलेस फ्रूट्स के नाम से जाने जाते हैं। एग्जाम्पल में बनाना हो गया, कुकुम्बर है, ग्रेप है, ऑरेंज हो गए। फिर उसी के साथ द ओवुल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। जब जो फर्टिलाइजेशन होगा उसी के बाद तो सीड का फॉर्मेशन होगा। ये वही चीज़ लिखा हुआ है, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। अभी एक चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो है पोलन। पोलन जो कि वुमेन के, मेल के कैटेगरी में सीमन बोल सकते हो। अब ये जो है पोलन जो है एक सीमन के फॉर्म में है ना, मेल के फॉर्म में। मेल के बारे में अगर डिस्कस करें तो फ्रूट में या फिर प्लांट में हम लोग इसको पोलन बोलते हैं। अब ये जो पोलन है ना, ये एक जगह से दूसरे जगह जब ट्रांसफर करेंगे तो उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन भी कई तरीके के होते हैं, देखो। पॉलिनेशन मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा में जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं उसी को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल, ये पहला प्लांट हो गया, अब ये हो गया सेकंड प्लांट हो गया। इस पहले प्लांट से जो है पॉलन यहाँ से जा रहा है। अब इसको जाने कैसे जाएंगे? एक चीज़ यहाँ पे डाउट आएगा कि पॉलन ऐसा तो नहीं कि अपने आप चले जाएंगे, उसको भी तो कोई मीडियम चाहिए। तो जो मीडियम जो है पॉलन को एक जगह से, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो है पहुँचाते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं पॉलिनेटर। पॉलिनेटर के रेस्पेक्ट में कोई भी पॉलिनेटर हो सकते हैं। तो ये जो है पॉलन जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे, तो इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। अब ये जो एक्चुअली जो पॉलिनेशन है ना, ये पॉलिनेशन जो है दो तरीके के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ये जो पॉलिनेशन है इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि ये जो है सिंगल प्लांट है, यही प्लांट का पॉलिनेशन है और यही प्लांट में आके चिपक जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगेमी। देखो, पॉलन ट्रांसफर फ्रॉम स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, जो कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, और यहाँ पे कोई हमें जेनेटिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। एग्जाम्पल में पी हो गए, वीट है, राइस हो गए। फिर नेक्स्ट आता है वह है क्रॉस पॉलिनेशन। और ये क्रॉस पॉलिनेशन है ना, ये जो क्या करते हैं कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र करते हैं, और इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और यहीं पे हमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। सिंपल बात है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाओगे तो जेनेटिक वेरिएशन तो होगा ही होगा। एग्जाम्पल जैसे कि मैज हो गया, पपाया हो गया, कोकोनट है, एप्पल हो गया, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन का ही एक एग्जाम्पल है। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे कि रूट आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक, पोटैटो इज अ स्टेम नॉट अ रूट। ध्यान देना, पोटैटो अपने आप में एक स्टेम है। देखो, सरफेस के अंदर होता है पोटैटो, तो ऐसा नहीं कंसीडर करना कि पोटैटो तो एक रूट हो गया, नहीं, पोटैटो अपने आप में एक स्टेम है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। बाकी हमें नेक्स्ट कवर करना है वो है डिसीज़।
डिसीज जो कि एक फैक्चुअल है, अपने से भी कवर कर सकते हो, लेकिन डिसीज भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो है कम्युनिकेबल डिसीज हो गया, है ना, जिसे हम लोग इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो गया, डिफिशियंसी डिसीज भी होते हैं, जैसे कि आयरन की कमी हो गया तो इस तरीके से डिसीज होंगे, है ना। तो और कुछ अदर जैसे कि लीड का हो गया डिफिशियंसी, तो कुछ और डिसीज हो जाते हैं। फिर कुछ ऐसे डिसीज होते हैं जो कि जेनेटिकली हेरिडिटरी से चले आते हैं, जैसे कि पेरेंट्स में वो डिसीज हैं तो उसके चिल्ड्रन में वो डिसीज होगा। फिर बॉर्न डिसीज होता है ना, बॉर्न स्ट्रक्चर में। फिर लाइफ स्टाइल डिसीज होते हैं। तो इस तरीके से कई टाइप के जो है डिसीज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉमन कोल्ड लिखा हुआ है जो कि एक डिसीज है, ठीक है। यहाँ पे किसके द्वारा ट्रांसमिट होते हैं कुछ की पॉइंट भी लिखे हुए हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा हो गया, ये इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा ये जो है फैलते हैं, है ना, एयर के द्वारा इसका फैलाव होता है। ये पॉजिटिव है, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये कॉज करते हैं इन्फ्लुएंजा को, और ये सीजनल फ्लू है, ठीक है। उसी के साथ और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीज लिखा हुआ है। बाकी बैक्टीरिया डिसीज हो गया, प्रोटोजोआ डिसीज भी होते हैं, मलेरिया जो कि प्रोटोजोआ डिसीज है ना, काला अजर हो गया, स्लीपिंग सिकनेस है, अमोबियसिस हो गया, जितना भी लिखा हुआ है ये प्रोटोजोआन डिसीज है। फिर फंगल डिसीज भी होते हैं, जैसे कि रिंग वार्म है ना, इस तरीके से, ठीक है। बाकी यहाँ पे और लिखा हुआ है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में, प्लस उसी के साथ डिफिशियंसी डिसीज हो गया है, फिर जेनेटिक डिसीज हो गया है। तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीज के बारे में लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान देना। बाकी नेक्स्ट टॉपिक अब हमें डिस्कस करना है वो है प्लांट का एनाटॉमी। एनाटॉमी का यहाँ पे मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। तो जब हम लोग जो है अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का अगर डिस्कस करते हैं, ठीक है, जब हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का डिस्कस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर डिस्कस करोगे तो उस केस में हम लोग इसको बोलते हैं एनाटॉमी। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, जैसे कि टिश्यू हो गया, सेल हो गया, वैस्कुलर बंडल्स हो गया, स्टेम्स हैं, रूट्स हो गया, लीव्स हो गया, ये पूरा एग्जाम्पल है इंटरनल स्ट्रक्चर का, और इसी का स्टडी करते हो उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी। ठीक, चलो तो फिर वन बाय वन करके जो इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे सेल होता है, लेकिन सेल के बारे में तो डिस्कस कर चुके हैं। फिर सेकंड इम्पॉर्टेंट आता है यहाँ पे प्लांट सेल, प्लांट सेल या फिर इसको बोल लो प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो अब टिश्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। टिश्यू होता क्या है, सबसे पहले ग्रुप ऑफ सेल को ही टिश्यू बोलते हैं, ब्रीफली बता चुका हूँ सेल टॉपिक में। तो जो डिफरेंट डिफरेंट सेल हैं तो इस ग्रुप के सेल को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं टिश्यू, जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शंस होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रोथ में, सपोर्ट करने में, मेटाबॉलिज्म में। इन सब चीज़ में टिश्यू का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। और इसी के रेस्पेक्ट में ध्यान में रखते हुए इस जो प्लांट टिश्यू है इसको हम लोगों ने दो टाइप में, दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। एक को बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू और सेकेंड को बोलते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से मैं ब्रीफली यहाँ से बता रहा हूँ, बाकी पूरा इसका स्लाइड है तो वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा इसका एक टेबल देख लो कि एक्चुअली है क्या, और इसके अंदर और कौन कौन सा कैटेगरी है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो एक्चुअली जो प्लांट टिश्यू है दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक को बोलेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू, सेकंड को बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। अब ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है ना, इसको भी हम लोग जो है तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं एपिकल टिश्यू, सेकंड है लेटरट या फिर कैम्बियम मेरिस्मेटिक इस तरीके से भी, या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम इस नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू है ना, ये परमानेंट टिश्यू को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलेंगे सिंपल टिश्यू और एक को बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो सिंपल टिश्यू है इसको हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, पैरेनकाइमा, फिर कोलेनकाइमा, फिर स्क्लेरेनकाइमा। फिर जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है इसको हम लोगों ने दो टाइप में डिवाइड किए हैं, जाइलम और फ्लोएम, इस तरीके से। बाकी स्लाइड को मैं बार बार थोड़ा लाऊंगा, है ना, बीच बीच में, ताकि अंडरस्टैंड हो सके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन करके मेरिस्मेटिक टिश्यू, फिर उसके बाद परमानेंट टिश्यू, एक एक करके सब टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू।
ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। कौन कौन से 3 पार्ट में? एपिकल मेरिस्मेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक और लेटरल मेरिस्मेटिक। ठीक है, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो कि एक सेल आर एक्टिवली डिवाइडिंग, फिर ग्रोविंग टिश्यू हम लोग इसको बोलते हैं, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं। इसका जो वाल है ये हमें थिन देखने को मिलता है। डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू का। फिर लार्ज न्यूक्लियस, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस हमें यहीं पे दिखाई देते हैं। ठीक है, जो कि ये 3 कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। इसमें का पहला टिश्यू है वो है एपिकल मेरिस्टेम। देखो एक्चुअली अगर इसका मैं थोड़ा फिगर ड्रॉ करूं, इस तरीके से जो है इसका फिगर ड्रॉ होता है। ये हो गया एक स्टेम, ठीक है, स्टेम हो गया। अब ये जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्मेटिक बोल लो या फिर एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। और एक चीज़ याद रखना, जैसे कि यहाँ पे सन का रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, अगर सन का रेडिएशन अगर इस साइड से आ रहा है, इस साइड से पड़ रहा है, तो ये जो है यही साइड जो है इसका झुकाव हो जाएगा। सपोज करो अगर ये सन है, अगर सन का रेडिएशन इस साइड से आ रहा है, तो ये जो एपिकल टिश्यू है ना या फिर एपिकल मेरिस्टेम है, ये जो इस साइड डेविएशन हो जाएंगे। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को जानना कि जिस साइड से सन का रेडिएशन आएगा, प्रकाश आएगा, वही साइड इसका जो है झुकाव हो जाते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम जो कि रूट एंड शूट टिप होते हैं, प्राइमरी ग्रोथ जो है इसी के द्वारा किए जाते हैं और यही जो है लेंथ को इंक्रीज करते हैं। फिर नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो कि लीव में हमें देखने को मिलता है। इंटरकैलरी मतलब ये जो इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से बीच बीच में हमें दिखाई देते हैं। फिर आता है लेटरल। लेटरल जो सबसे नीचे पोर्शन होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ और ये थिकनेस को बढ़ावा देने का काम करते हैं। ठीक है, तीनों समझ आ गया। चलो फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है परमानेंट टिश्यू। अभी डिस्कस किए ना, एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू जिसमें हम लोग एपिकल टिश्यू डिस्कस किए, लेटरल टिश्यू डिस्कस किए, फिर इंटरकैलरी डिस्कस किए। अब नेक्स्ट आता है वह है परमानेंट टिश्यू। तो देखो परमानेंट टिश्यू भी 2 तरीके के हैं, एक को हम लोग बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, एक ये हो गया सिंपल और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल में जो है 3 कैटेगरी में हमें इसको कवर करना है, 3 पार्ट होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं पैरेन्काइमा, सेकेंड है कोलेनकाइमा और थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा। एक्चुअली जो पैरेन्काइमा है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, थिन वॉल के होते हैं और इसका काम सीधा सा है, जितना भी प्रोटीन है उसको यहाँ पे स्टोरेज करने का काम, वेस्ट को स्टोरेज करने का काम पैरेन्काइमा के द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे कि फ्रूट्स एग्जाम्पल हो गया, स्टेम्स हो गया इसका एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो कि एक लिविंग है ना, लिविंग टिश्यू होते हैं और इसका हमें थिकनेस देखने को मिलता है कॉर्नर एरिया में, जो कि ये जो है फंक्शंस करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पहुंचाने का काम, सपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने का काम कोलेनकाइमा के द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल स्टेम ऑफ सनफ्लावर हो गया। फिर नेक्स्ट है स्क्लेरेन्काइमा। एक्चुअली ये जो स्क्लेरेन्काइमा है ये डेड सेल से बना हुआ होता है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देना। डेड सेल से बना हुआ होता है स्क्लेरेन्काइमा, जो कि लिग्निफाइड वॉल जो है इसका एक फीचर है और ये स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं स्क्लेरेन्काइमा। जैसे कि कोकोनट हस्क हो गया है ना, ये इसका जो है एग्जाम्पल हो गया। फिर नेक्स्ट है जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो गया। एक्चुअली जो कॉम्प्लेक्स है इसमें 2 ही कैटेगरी हैं, एक को हम लोग बोलते हैं फ्लोएम और एक को हम लोग बोलते हैं जाइलम। 2 ही कैटेगरी है। तो जाइलम का अगर बात करोगे तो जो जाइलम है ना इसका काम होता है वाटर और मिनरल को पूरा यहाँ पे देखो, जो जाइलम है, जाइलम का मतलब है कि जो वाटर और मिनरल है इसको पूरा जो सिस्टम है, पूरा पेड़ का या फिर प्लांट का सिस्टम है, उसमें वाटर और मिनरल को पहुंचाने का काम इसी के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। जाइलम जो कि वाटर और मिनरल को जो है पूरा अपवर्ड एरिया में पहुंचाने का काम इसके द्वारा किए जाते हैं। इसमें भी कंपोनेंट है जैसे कि ट्रैकेट्स हो गया, वेसल्स हो गए, उसी के साथ जाइलम फाइबर है, फिर जाइलम पैरेन्काइमा हो गए। ठीक है, जो कि ये मेनली हमें डेड सेल से बने हुए दिखाई देते हैं, लिग्निफाइड वॉल हैं। फिर नेक्स्ट आता है फ्लोएम। फ्लोएम का सीधा सा मतलब है जो फूड है उसको यहाँ पे पहुँचाने का काम फ्लोएम के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना,
ये जो जाइलम है ना, जाइलम केवल अपवर्ड एरिया में ही मूवमेंट करते हैं, जैसे कि नीचे से पूरा वाटर और मिनरल लिए ऊपर एरिया तक पहुंचा दिए, बाकी वो वापस आने का काम नहीं करते, ठीक है, जाइलम के द्वारा नहीं करते। लेकिन जो फ्लोएम होता है ना, ये अगर ऊपर जा रहे हैं तो नीचे भी आने वाले हैं, मतलब इसका डायरेक्शंस यहाँ पे दोनों तरीके के होते हैं। इसमें कई कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि सीव ट्यूब हो गया, कंपेनियन सेल हो गए, फ्लोएम फाइबर है, फिर फ्लोएम पैरेनकाइमा है, और मोस्टली जो है फ्लोएम यहाँ पे लिविंग कंडीशन में ही हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक है जो कि प्लांट हार्मोन्स, इसके बारे में अब डिस्कस करना है। एक्चुअली जो ये प्लांट हार्मोन्स होते हैं ना, ये भी दो तरीके के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और एक को हम लोग बोलते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। और यही 4-5 कैटेगरी है जिसके बारे में हमें डिस्कस यहाँ पे करना है। प्लांट यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स हैं, तो जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है उसमें ऑक्सिन हो गया। रेगुलेटर का मतलब है कि जो प्लांट ग्रोथ हो रहे हैं, यहाँ पे जो हार्मोन्स का ग्रोथ हो रहा है उसको रेगुलेट करना, कि कहाँ पे जो है हार्मोन्स रिलीज करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कौन से कंडीशन में कौन सा हार्मोन्स को जो है रिलीज करना है। तो इस कैटेगरी के लिए हम लोग इसको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। फिर नेक्स्ट आता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, जैसे कि एब्सिसिक एसिड हो गया, इथिलीन हो गया, ये दो कैटेगरी में आते हैं। तो टोटल यहाँ पे जो है 5 यहाँ पे हार्मोन्स हैं जिसके बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहला हार्मोन्स है वो है ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन है जिसे फादर ऑफ ऑक्सिन हम लोग एफ.डब्ल्यू. वेंड को भी हम लोग जाने जाते हैं, जो कि फर्स्ट डिस्कवर किए हैं प्लांट हार्मोन। और ध्यान देना, ये जो हम लोग हार्मोन डिस्कस कर रहे हैं प्लांट का है, ठीक है, ह्यूमन का हार्मोन्स नहीं है। ह्यूमन के कैटेगरी में बहुत ज़्यादा है, उसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमें जो है डिस्कस करना है वो है प्लांट हार्मोन्स के बारे में। तो सबसे पहले ऑक्सिन हो गया, जो कि इसका मेन फंक्शन है सेल का इलोंगेशंस करने का काम, एपिकल डेमोनेशन हो गया, है ना, फिर रूट इनिशिएशन हो गया, स्टेम कटिंग, फिर प्रिवेंट करना फूड एंड लीफ फॉल, यूज्ड इन वुड कंट्रोल, इस कैटेगरी में किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है वो है गिब्रेलिन। गिब्रेलिन जो कि डिस्कवर किए गए थे कुरोशवा के द्वारा, इसमें जो है स्टेम इलोंगेशन का काम किए जाते हैं। फिर उसी के साथ जो है ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी, प्रमोट करना फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, इंक्रीज करना फ्रूट साइज को, सीड जर्मिनेशन जो है गिब्रेलिन के द्वारा ही किए जाते हैं। बाकी नेक्स्ट है साइटोकाइनिन, इसे डिस्कवर किए गए हैं मिलर के द्वारा, फ्रॉम जो कोकोनट मिल्क होता है वहाँ से जो है साइटोकाइनिन को डिस्कवर किए गए हैं। और एक्चुअली जो साइटोकाइनिन है ना, ये जो है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है जब डिवीज़न होता है। कौन सा डिवीज़न? सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न जब होता है तो उस केस में जो साइटोकाइनिन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, और ये माइटोसिस जो सेल डिवीज़न होता है उस केस में। फिर लीफ को जो है एंटी एजिंग से जो है बहुत डिले करते हैं। फिर ब्रेक करते हैं एपिकल डोमिनेंस को, प्रमोट करने का काम करते हैं ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स को। फिर टिश्यू कल्चर को जो है हेल्प करते हैं। उसी के साथ इथिलीन अगर बात करोगे, जो कि एक गैसियस प्लांट हार्मोन है, ध्यान देना, ओनली एक गैसियस प्लांट हार्मोन है वो है इथिलीन, जो कि फ्रूट को राइपनिंग करने का काम इसी के द्वारा किए जाते हैं। फिर लीफ का फॉल होना, फ्लावरिंग इन पी एप्पल हो गया, फिर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडिंग्स हैं। तो इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा इथिलीन का यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है वो है एब्सिसिक एसिड। एक्चुअली जो एब्सिसिक एसिड है ना, इसको भी हम लोग अदर नाम से जानते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हार्मोन्स हो गए, है ना, और इसको और अदर नाम से जानते हैं जैसे कि डॉर्मिन हो गए। तो कई नाम से इसको जाने जाते हैं, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो है इनहिबिट ग्रोथ हो गया, इंड्यूस सीड डॉर्मेंसी हो गया, है ना। तो इस तरीके से फिर प्रमोट लीफ फॉल हो गया। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट नाम है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, बस थोड़ा याद रखना, क्योंकि एफ कैट के लिए जितना जरूरी है उतना ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जो नहीं आएगा उसको यहाँ पे पढ़ने का भी कोई ज़रूरत है नहीं अपने को। बाकी नेक्स्ट आता है वो है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को अगर देखोगे ना, तो दो तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं प्लांट के कैटेगरी में। एक ऐसा प्लांट होता है जहाँ पे हमें सीड का ओरिजिनेट दिखाई देता है, ठीक है, आसपास भी देखे होंगे। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जहाँ पे हमें सीड्स दिखाई देते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया। अब एप्पल में हमें जो है सीड्स दिखाई देते हैं, ठीक है।
और ऐसे हमें जो है प्लांट देखने को मिलता है जहाँ पे हमें सीड्स का नामो निशान देखने को नहीं मिलता है, सीड्स भी नहीं दिखाई देते हैं। तो जहाँ पे हमें कोई सीड्स नहीं दिखाई देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स। और जहाँ पे हमें सीड्स का ओरिजिनेट या फिर सीड्स से दिखाई देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फेनेरोगेम्स। तो दो कैटेगरी हैं, इस दोनों कैटेगरी को यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर करोगे तो प्लांट किंगडम को हम लोगों ने क्या है 5 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, और इस कैटेगरी को डिवाइड करने का काम किए गए हैं आर.एच. विटलर के द्वारा। कौन कौन सा वो कैटेगरी है? एक को हम लोग बोलते हैं थैलोफाइट, सेकेंड है ब्रायोफाइट, फिर पेट्रियोडफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। इस तरीके से जो है देखो यहाँ पे देखो, ठीक है। जो इसमें हमें कोई फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलता है, जिसमें हमें कोई सीड्स देखने को नहीं मिलता है, इसी को हम लोग यहाँ पे बोले हैं कैप्रोगेम्स, ठीक है। फिर जहाँ पे हमें फ्लावरिंग हो गया, सीड्स हो गया, इन सब चीज़ का जो है इन सब जो है देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग बोले हैं फेनरोगेम्स। अब देखो ये जो पूरा प्लांट कैटेगरी है ना, सबसे पहले तो आया क्रिप्टोगेम्स। अब इस जो क्रिप्टोग्रेम्स हैं इसमें 3 कैटेगरी हैं, एक को बोले हैं थैलोफाइट, फिर सेकंड है ब्रायोफाइट, फिर नेक्स्ट है वह पेट्रियोडाइट। फिर ये जो फेनरो गेम है जहाँ पे फ्लावरिंग हो गया, सीड्स हो गया, ये सब चीज़ देखने को मिलता है, वो 2 कैटेगरी हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म और एक को बोलते हैं एंजियोस्पर्म। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको हम लोगों ने जो है 5 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। अब ये जो शुरू के जो 3 कैटेगरी है ना, एक्चुअली ये क्रिप्टो गेम्स के अंदर आता है, जहाँ पे हमें कोई फ्लावर देखने को नहीं मिलता है, नो फ्लावर, फिर उसी के साथ नो सीड्स। यहाँ पे हमें कोई सीड्स देखने को नहीं मिलता, लेकिन बाकी के जो है बच गए 2, जो कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, यहाँ पे हमें फ्लावर देखने को मिलता है, उसी के साथ हमें यहाँ पे सीड्स का ओरिजिनेट देखने को मिलता है, ठीक है। समझ आएगा क्लासिफिकेशन? तो 1 बाय 1 करके थोड़ा डिस्कस करते हैं, जिसमें से पहला है वो है थैलोफाइट। थैलोफाइट, इसका अगर बॉडी देखोगे और इसका अगर शुरू का जो है प्रीफिक्स देखोगे जो कि लिखा हुआ है थैलस, थैलस का सीधा सा मतलब होता है अनडिफ्रेंशिएट, ठीक है। जो थैलस है इसका सीधे से मतलब होता है अनडिफ्रेंशिएट। इसका मतलब क्या है कि जो थैलोफाइट है ना, इसमें हमें कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। पहला बात तो ये याद रखना कि जो थैलोफाइट होता है उसमें कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होते। फिर नेक्स्ट आता है, मोस्टली ये एक्वेटिक ही हमें देखने को मिलता है। एक्वेटिक मतलब जो फ्रेश वाटर हो गया या फिर जो ओशियन है, मराइन सिस्टम में ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, जैसे कि एल्गी हो गए, बैक्टीरिया हो गए। फिर यहाँ पे क्लोरोफिल देखने को मिलता है जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके। फिर रिप्रोडक्शन यहाँ पे एसेक्सुअल तरीके से भी होता है, सेक्सुअल तरीके से भी होता है थैलोफाइट में। यहाँ पे ना कोई रूट देखने को मिलता है, ना ही स्टेम है, और ना ही यहाँ पे लिप्स होते हैं, ठीक है। समझ आ गया? तो यहाँ पे और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है, इसको तो नेग्लेक्ट कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट आता है जिसे हमें कवर करना है, वो है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट जो कि वाटर फॉर रिप्रोडक्शन इसको बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। ब्रायोफाइट मतलब होते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस को हम लोग यहाँ पे ब्रायोफाइट बोल रहे हैं। ये वेजिटेटिव प्लांट होते हैं, ठीक है। इसमें कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं मिलता, ठीक है। उसी के साथ कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है मोसेस का, लिवरवॉर्थ का। फिर उसके बाद आता है पेट्रियोडफाइट जो कि यहाँ पे फर्स्ट प्लांट विथ वेस्कुलर टिश्यू। फिर यहाँ पे हमें रूट्स देखने को मिलता है, स्टेम्स हो गए, लिप्स हो गए। फिर डोमिनेंट प्लांट में यहाँ पे स्पेरोफाइट्स है ना, ये देखने को मिलता है। फिर इसमें रिप्रोडक्शन होता है वाया स्पोर्स के माध्यम से। ध्यान दोगे, इस कैटेगरी में जो है स्पोर्स के माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है, सीड्स के माध्यम से रिप्रोडक्शन नहीं होता है। फिर उसी के साथ इसे फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट भी होते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान देना। इससे रिप्रोडक्शंस के लिए वाटर जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर बाकी बच गया 2, जिसे जो जिम्नोस्पर्म है और एक को हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म, क्योंकि यहाँ पे हमें सीड्स भी देखने को मिलता है, सीड्स के साथ हमें जो है फ्लावर भी देखने को मिलता है इन दोनों कैटेगरी में। तो जो जिम्नोस्पर्म है एक्चुअली ये जो है नेक सीड प्लांट होते हैं। नेक सीड प्लांट मतलब ये सीड हो गया। अब सीड के ऊपर भी कोई आवरण नहीं देखने को मिलता, कोई आवरण नहीं होता। जैसे कि सीड डू नॉट इनक्लोज इन फ्रूट, यहाँ पे वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है।
पॉलिनेशन इज यूजुअली यहाँ पे विंड बेस्ड होता है, ध्यान देना इसको। फिर उसके बाद डोमिनेंट प्लांट हो गया, यहाँ पे कोई फ्लावर या फिर फ्रूट्स ये भी नहीं होता। एग्जाम्पल में पीनस हो गया, है ना, फिर साइकास हो गया, ये हो गया। तो कुछ एग्जाम्पल ध्यान दोगे। नेक्स्ट जो है लास्ट वो है एंजियोस्पर्म। एक्चुअली जो एंजियोस्पर्म होता है ना, ये फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें हमें पूरा जो है सीड वो पूरा इनक्लोज होते हैं फ्रूट्स के साथ, जैसे एप्पल। अब एप्पल का जब हम लोग सीड्स देखेंगे तो ये इस तरीके से सीड्स होंगे और ये पूरा एप्पल से क्या होंगे, आवरण होंगे, कवर होंगे, और उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एंजियोस्पर्म। अब इसमें पॉलिनेशन कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि विंड के माध्यम से, वाटर हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, बर्ड्स हो गया। फिर यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलते हैं जो कि एक यूनिक है एंजियोस्पर्म में। यहाँ पे उसी के साथ एडवांस वेस्कुलर टिश्यू हो गया। फिर डोमिनेंट प्लांट में यहाँ पे स्पोरोफाइट्स देखने को मिलता है। अब इसको भी हम लोग जो है दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जो एंजियोस्पर्म है, एक को हम लोग बोलते हैं डाइकोटाइलेडॉन, फिर सेकेंड को बोलते हैं हम लोग जो है मोनोसाइटोलेडॉन। तो जो डाइकोटाइलेडॉन जो है, इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, रेटिकुलेट वेनेसन्स हैं, टैप रूट हैं, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैंगो हो गया, रोज है, पी हो गया। फिर इसमें सेकंड में आओगे तो राइस हो गया एग्जाम्पल, वीट हो गया, मैज हो गया, बनाना हो गया। तो ये भी कुछ इसका एग्जाम्पल है। बाकी इस चीज़ को अच्छे से कवर करके चलना है ना। कंटेंट का यहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला है क्योंकि कंटेंट बहुत यहाँ पे तगड़ा है। चलो अगला देखते हैं, जो कि सिस्टम अब हमें कवर करना है ह्यूमन बींग्स का। अब देखो यहाँ तक हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं, तो आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम ओरिएंटेड उतना ही हम लोग यहाँ पे कवर करते चल रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा हमें डीप में भी नहीं पढ़ना है और ज़्यादा हमें ऊपर ऊपर तक भी नहीं पढ़ना है। जिस लेवल में एफ कैट पूछे जाते हैं, ठीक है, जो एफ कैट का लेवल है वही एफ कैट के लेवल को हमें ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। अब एक्चुअली यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सिस्टम्स। अब ये सिस्टम में कई तरीके का सिस्टम आते हैं। कैसे, जैसे कि एक आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये एक होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। फिर इसी तरीके से हमें कवर करना होता है वो है नर्वस सिस्टम, इस तरीके से। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, जैसे कि ब्लड का सर्कुलेशन, हार्ट में किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। फिर उसके साथ स्केलेटन सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया। तो ये पूरा प्रॉपर डिफरेंट डिफरेंट जब सिस्टम मिलते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम का जब फंक्शन स्टार्ट होता है, तब यहाँ पे ह्यूमन बींग्स का यहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे सिस्टम है और वन बाय वन करके जितना इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जितना एफ कैट के लिए जरूरी है, उसको अब हम लोग डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब यहाँ पे होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट और रिमूविंग अनडाइजेस्टेड वेस्ट। इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सिंपल से यहाँ पे समझना, जैसे कि कोई भी चीज़ यहाँ पे खाए हो, ठीक है, तो कुछ भी अगर खाए हो तो अब खाए होगे तो वहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट होंगे, प्रोटीन होंगे, है ना, कार्बोहाइड्रेट होंगे। तो ये सब किसमें जो है जाके क्या होने वाले हैं, एब्जॉर्ब होने वाले हैं, वो है बॉडी में। अब ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब ऐसा होता है कि कुछ पार्ट इसका क्या है, अनडाइजेस्टेड होते हैं, जिसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसको जो है डायरेक्टली यहाँ पे बाहर निकालते हैं, जो कि इसको हम लोग बोलते हैं रिमूविंग अनडाइजेस्टेड वेट्स। और यही एक जो है यहाँ पे सिस्टम काम करता है, और इसी सिस्टम को हम लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस याद रखोगे, सबसे पहले इनगेशन करोगे। इनगेशन मतलब कोई भी चीज़ को खाओगे, वो खाओगे तो डायरेक्टली किस में जाने वाले हैं, स्टमक में जाने वाले हैं, और वहीं पे यहाँ पे डाइजेशन होगा। अब डाइजेशन होगा तो उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ खाओगे तो उसका सबसे पहले तो डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद यहाँ पे एसिमिलेशन होगा, और लास्ट में इसका होने वाले हैं इनगेशन। तो ये जो कुछ यहाँ पे क्रम है, ठीक है, इस क्रम को थोड़ा याद रखना। बाकी अब थोड़ा डिस्कस करते हैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का हर एक पार्ट को डिटेल के साथ। देखो
यहाँ पे पूरा फिगर लिखा हुआ है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है, अच्छे तरीके से इसको ध्यान देना। सबसे पहले कुछ भी चीज़ अगर माउथ से खाओगे तो सबसे पहले रोल प्ले करते हैं माउथ का, और माउथ में ही हमें जो है पूरा ब्रेक डाउन देखने को मिलता है फूड पार्टिकल का, है ना। फूड पार्टिकल का ब्रेक डाउन माउथ में होगा। अब जैसे ही माउथ में खाओगे वहाँ पे एक माउथ के पास ही एक ग्लैंड है, जिस ग्लैंड का नाम है यहाँ पे सेलेवरी ग्लैंड। अब ये सेलेवरी ग्लैंड क्या करने वाले हैं, जितना भी स्टार्च है या फिर एमालाइज जो क्लीव्स स्टार्च है उसको यहाँ पे रिलीज करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट आने वाले हैं उसके बाद फेर्निक्स का, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पे इसोफेगस। थोड़ा अभी इसका स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, बाकी तो पूरा इसका स्लाइड पड़ा हुआ है, यहाँ पे है कि कौन किस कैटेगरी में काम आता है, कहाँ पे किसका जो है रोल प्ले होता है, इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार इसका पूरा स्ट्रक्चर तो समझ जाओ, नहीं ना। ये तो पूरा एक टेबल है, शॉर्ट नोट्स में है, इसको भी रिफर कर सकते हो, लेकिन थोड़ा लोकेशन तो समझो कि पहले किस में आएगा, किसका क्या फंक्शन है। उसके बाद जैसे ही इसोफेगस, ये जो लंबा सा ये पाइप दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं इसोफेगस। अब ये इसोफेगस के बाद उसके बाद लीवर है। अब लीवर का अगला जो है रोल प्ले होता है। फिर स्टमक हो गया, स्टमक में पूरा स्टोर करने का काम, डाइजेशन करने का काम यहीं पे होगा। फिर पैंक्रिया, एक्चुअली ये जो पैंक्रिया है ना, ये रेगुलेट करने का काम करते हैं शुगर लेवल को, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज लेवल जो है उसको रेगुलेट करने का काम पैंक्रिया के द्वारा किए जाते हैं। फिर वो जो खाए होंगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा एब्जॉर्प्शन होगा, डाइजेशन होगा, तो किस में आने वाले हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें पूरे यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे जो भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जैसे कि विटामिन हो गए, है ना, फिर उसी के साथ वाटर हो गया, आयंस हो गए, इन सब चीज़ का प्रॉपर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। अब एब्जॉर्प्शन होगा तो जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम एनस के द्वारा डायरेक्टली, रेक्टम के द्वारा एक्चुअली ये बाहर निकाल दिए जाते हैं, है ना, एनस के द्वारा इसे बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसका ब्रीफ ओवरव्यू ले लिए कि किस तरीके से जो है डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो ध्यान देना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं, एक तो माउथ होगा, माउथ के बाद यहाँ पे फेर्निक्स आएगा, उसके बाद आता है इसोफेगस। ये क्रम में लिखा हुआ है क्योंकि कई बार क्या है कि क्रम में पूछ देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसोफेगस हो गया, इसोफेगस के आने वाले हैं स्टमक, स्टमक के बाद आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद आएगा रेक्टम, और रेक्टम के बाद यहाँ पे आने वाले हैं एनस। अब ये जो है पूरा एलिमेंट्री कैनल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये मेन ट्रैक्ट है, इसी से जो है पूरा यहाँ पे रोल प्ले होने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ और ऑर्गेन्स होते हैं जो कि एक्सेसनरी के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी खाना खाओगे तो लीवर में नहीं जाएगा, समझ रहे हो, कोई भी खाना खाओगे तो पैनक्रिया में नहीं जाने वाले हैं, या फिर कोई भी खाना खाओगे तो गाल ब्लैडर जो है या फिर स्लेवरी ग्लैंड है इसमें नहीं जाने वाले। लेकिन ये क्या करते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हेल्प करते हैं, बस इतना याद रखो। कैसे हेल्प करेंगे आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो है एक्सेसनरी ऑर्गन है जो कि एक हेल्प करते हैं। लेकिन जो मेन ट्रैक्ट है जहाँ से पूरा खाना गुजरने वाले हैं, मूवमेंट होने वाले हैं, ये पूरा आर्ट ट्रैक्टर है, और यही आर्ट ट्रैक्टर से ही ये पूरा इसका ओरिजिनेट होगा, यहीं से जो है पूरा इसका मेन ट्रैक्ट होने वाले हैं। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल के साथ कवर करते हैं, और जिसमें से सबसे पहले जो है कोई भी चीज़ अगर लाओगे तो माउथ में लाओगे, तो सबसे पहले माउथ को डिस्कस करेंगे, जो कि इसमें टीथ हो गया, टंग हो गया, और उसी के साथ सेलेवरी ग्लैंड इसी में ही रहते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनगेशन करेंगे। अब देखो कोई भी चीज़ खाओगे, अभी एक वर्ड समझें, एक्सेसनरी ग्लैंड, ठीक है। एक्सट्रेशनरी ग्लैंड में एक ग्लैंड है सेलेवरा ग्लैंड, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे सेलिवा ग्लैंड। अब ये सेलिवा ग्लैंड क्या करेगा, इसमें सबसे पहले तो एंजाइम रहते हैं, ये क्या करेगा, एंजाइम को रिलीज करने वाले हैं, ठीक है। रिलीज करेंगे, क्यों रिलीज करेंगे, जो कि डाइजेशन सिस्टम को हेल्प करेंगे, जो कि जो भी खाए हो उसे अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन देखो मेन ट्रैक्ट तो यहाँ पे माउथ है, लेकिन जो सेलिवा ग्लैंड है ये हेल्प कर रहे हैं, समझ आ गया। इसका जो पीएच वैल्यू 6.8 से इतना ही स्लाइटरी रहते हैं। पहला पॉइंट हो गया माउथ। अब सेकंड आओगे जो कि है फार्निक्स। फार्निक्स में यहाँ पे क्या होगा, जो कि एयर और फूड दोनों के लिए कॉमन है। इसका लोकेशन देख लो यहाँ पे इस तरीके से,
यहाँ पे देखोगे तो ये हो गया माउथ, है ना, और ये हो गया ऊपर का एयर। तो एयर और माउथ यहाँ पे दोनों एक ही साथ तो कनेक्ट हो रहे हैं, दोनों एक ही साथ कनेक्ट हैं, तो इसलिए वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि एयर है। और ये क्या करते हैं कि ये जो चोकिंग ना हो जाए, कोई भी चीज़ को खा रहे हो तो चोक ना हो जाए, तो इसके लिए जो है ये काम करते हैं फार्निक्स। फिर जो है फूड पाइप, जिसे हम लोग बोलते हैं इसोफेगस, जो कि 23 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं इसोफेगस। और यहीं से जो है डायरेक्टली फूड का मूवमेंट होता है, नीचे तक जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता, ध्यान देखना, ध्यान रखना, जो इसोफेगस है यहाँ पे कोई जो है डाइजेशन नहीं होता है। फिर नेक्स्ट आता है, रोल प्ले करते हैं, वह स्टोमक, जो कि जेड शेप के होते हैं। अब यहीं पे हमें क्या क्या सेक्रेट देखने को मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक होते हैं जो कि किल करते हैं जेम्स को, एक्टिवेट करते हैं पेप्सिन्स को, ठीक है। पेप्सिन जो कि एंजाइम है, जो डाइजेस्ट करने में, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। फिर नेक्स्ट आएगा स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्चुअली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का, और यहीं पे जितना भी डाइजेशन होना है ये यहीं पे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये भी कई पार्ट के होते हैं, जैसे कि डिओड्रम हो गया, जेलुनम हो गया, इलेनियम हो गए। मेजर जो डाइजेशन सिस्टम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो यहीं पे होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो है इनर सरफेस हैज विली, जो कि इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन एरिया को। अब देखो क्या होता है कि अगर इन स्मॉल इंटेस्टाइन को देखोगे तो इस तरीके से क्या है, पूरा मुड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से हैं। अब कुछ भी खाओगे तो सपोज करो कि हो सकता है कि कोई भी खाना यहाँ पे चोक हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यही चोक ना हो तो इस कैटेगरी लिए या फिर इसके लिए क्या रखें, यहाँ पे विली है, इनर सरफेस है, विली है, जो कि जो चोक ना हो उसको यहाँ पे ध्यान देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है वो है अगला, जो कि सेक्रेशन इंटरिंग। अच्छा, कुछ और लिखा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, कई तरीके के यहाँ पे जो ग्लैंड हैं, एंजाइम है, उसको यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। सबसे पहले रिलीज किए जाते हैं वो है बाइल है, ये जो है एंजाइम नहीं है लेकिन एक इमल्सिफाइड फैट है, जो कि स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। और कहाँ पे स्टोर करते हैं इसको, गाल ब्लैडर में स्टोर किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है वो है पैनक्रिएटिक जूस, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ही सीक्रेट किए जाते हैं। 3 तरीके के यहाँ पे पैनक्रिएटिक जूस को यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। पहला को हम लोग बोलते हैं एमालेज, जो कि स्टार्च डाइजेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट है वो है लिपेज, जो कि फैट को डाइजेशन करते हैं। और थर्ड है ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन डाइजेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। बाकी इंटेस्टिनल जूस में जैसे कि मॉल्टेज हो गया, सुक्रोज है, लैक्टोज हो गया, पेप्टिसाइड हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इन सब चीज़ का भी यहाँ पे रिलीज होता हुआ दिखाई देते हैं। तो ये तो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। उसी के साथ यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन भी है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट है ना, तो इन सब चीज़ के यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। और लास्ट में रेक्टम और एनस आता है, जहाँ से जितना वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल दिए जाते हैं। बाकी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा हुआ है, उसको अपने लेवल में कवर कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अपने लेवल में हो जाएगा। चलो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है रेस्पिरेटरी। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहले तो इसका मीनिंग क्या होता है ये बताओ। रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत लोगों को लगता है जस्ट सांस ले रहे हैं उसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं ऐसा, लेकिन एक्चुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम यही तक सीमित नहीं होते हैं। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है एक्चुअली इसका मतलब होता है कि इनेबलिंग गैस एक्सचेंज एंड द एनर्जी प्रोडक्शन। जब ये तीनों चीज़ एक साथ होते हैं, इस सब तीनों चीज़ का एक साथ एमलगेशन होता है, तो उस केस में हम लोग इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ पे ब्रीथिंग भी होता है, गैस का एक्सचेंज भी होते हैं, और उसी के साथ यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन भी होता हुआ दिखाई देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये जो है इसका पूरा प्रॉपर डायग्राम है। सबसे पहले आता है नजल कैविटी, और क्योंकि यहीं से तो पूरा जो सांस लोगे, इनहेल करोगे, वो अंदर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है फॉर्निक्स का। ये जो फॉर्निक्स है ये माउथ से भी कनेक्ट होता है, ध्यान रखोगे, जो फॉर्निक्स होता है ये माउथ से भी कनेक्ट होता है।
तो पहला में आएगा नजल कैविटी, उसके बाद फॉर्निक्स, उसके बाद नेक्स्ट आने वाला है वो है लार्निक्स, लार्निक्स के बाद आएगा ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद यहाँ पे लंग्स आने वाले हैं, और लंग्स के अंदर ही हमें जो है ब्रोंकियोल से दिखाई देते हैं। इस तरीके से ये जो देख रहे हो इस तरीके से जो गया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकी। और यही जो ब्रोंकी से एक और जो है तना निकला हुआ है ऐसे बोल सकते हो, है ना, लेमन लैंग्वेज में, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स बोल रहे हैं, क्योंकि एक ब्रांच यहाँ से जा रहा है। और बाकी ये जो पूरा पैटर्न दिख रहा है ना रेड कलर में, इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एल्वेलू, सॉरी ये जो पॉइंट जो दिख रहा है ना ये लास्ट एरिया में इस तरीके से छोटा छोटा सा, इसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं एल्वेलू। ठीक है, तो ये इसका जो है मेन डायग्राम है, और इसी मेन डायग्राम को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज के बारे में 1 बाय 1 करके डिस्कस हमें करना है। जैसे देखो सबसे पहले इसका जो है नजल कैविटी है, क्योंकि नजल कैविटी जो है सबसे पहले यहाँ पे आने वाला है, फिर फायरनिक्स आएगा, फिर लार्निक्स है, फिर ट्रैकिया आता है, फिर ब्रोंकी है, फिर ब्रोंक्यूल्स हैं, फिर एल्वोली है, फिर लंग्स है, फिर डायफ्राम है। ये पूरा होने वाले हैं रेस्पिरेटरी का पार्ट, जिसमें सबसे पहले आएगा वो है नजल कैविटी, क्योंकि यहीं से हम लोग जो है डायरेक्टली क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। सेकेंड आने वाले हैं फॉर्निक्स, जो कि यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है इफीग्लोटिस। एक्चुअली इफीग्लोटिस क्या करते हैं, जैसे कि खाना खा रहे हो तो एयर को थोड़ा चोक कर देंगे, अगर एयर ले रहे हो तो खाना को थोड़ा चोक कर देंगे, तो इस तरीके से जो है चोक करने का काम इसी के द्वारा किए जाते हैं, फार्निक्स के द्वारा। क्योंकि ये जो फार्निक्स है यहाँ पे एयर भी इनहेल करते हैं और साथ में फूड भी खाते हो, मतलब खाना भी इसी के थ्रू जाता है, इसलिए जो है यहाँ पे फार्निक्स है। और फार्निक्स के कैटेगरी में यहाँ पे इफीग्लोटिस है, जो कि प्रिवेंट करने का काम करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट वो है लार्निक्स, जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं साउंड, है ना, यूजिंग वोकल वर्ड, और लार्निक्स में ही यहाँ पे साउंड का प्रोड्यूस दिखाई देता है। उसी के साथ नेक्स्ट आता है वह है ट्रैकिया, जो कि 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, सी पैटर्न में हमें देखने को मिलता है, जो कि कंडक्ट एयर इनटू ब्रोंकी। ये जो ट्रैकिया है डायरेक्टली जो एयर है इसको ब्रोंकी में ले जाते हैं। देखो यहाँ पे ये जो लॉन्ग दिख रहा है ना इस तरीके से, जिसे हम लोग ट्रैकिया बोल रहे हैं, एक्चुअली ये क्या करता है कि जो एयर आ रहे हैं इस एयर को ब्रोंकी में ले जाने का काम करते हैं। ब्रोंकी कहाँ है, इस वाले पार्ट में जो है, क्योंकि दो टाइप में डिवाइड हो जाते हैं ना यहाँ से, तो ब्रोंकी में ले जाने का काम इसी के द्वारा किए जाते हैं, ट्रैकिया के द्वारा। फिर नेक्स्ट काम आता है वो है ब्रोंकी। यहाँ पे दो ब्रोंकी होते हैं, एक जो है राइट साइड में और एक होता है लेफ्ट साइड में, क्योंकि दोनों साइड यहाँ पे एयर को पहुंचाने का काम ब्रोंकी के द्वारा किए जाते हैं। तो सीधे से बोल सकते हैं जो ब्रोंकी है ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं ब्रोंक्यूल्स, जो कि स्मॉल ब्रांच है ब्रोंकी का। इस तरीके से यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसको इरेज करते हैं थोड़ा, देखो यहाँ पे फिर अच्छे से और थोड़ा समझ आए। ये देखो ये जो ब्रोंकी है दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इस ब्रोंकी से क्या है और एक पार्ट निकला हुआ है, डिफरेंट पार्ट निकला हुआ है लाइक स्टेम। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स बोल रहे हैं। तो ब्रोंकी से जितना भी एयर है किस में ट्रांसफर होगा, ये ब्रोंक्यूल्स में होते हैं। फिर उसी के साथ एल्वोली आते हैं, जो कि एयर सार्क होते हैं, और यही जो है लंग्स का यहाँ पे फंक्शनल यूनिट बोले जाते हैं, क्योंकि यहीं से जितना भी ब्रीथिंग कर रहे हैं उसी का यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है। गैस एक्सचेंज जो है यहीं पे हमें देखने को मिलता है। बाकी जो ह्यूमन है अराउंड 300 to 350 मिलियन एल्वोली, अब खुद यहाँ पे सोच लो। फिर जो लंग्स हैं जो कि पेयर ऑफ स्पॉन्जी ऑर्गन्स हैं इस तरीके से। ठीक है, ये जो बना हुआ है ना दो पार्ट में, इसी को लंग्स बोल रहे हैं यहाँ पे। उसी के साथ जो लिफ्ट लंग्स हैं 2 लोब्स, और राइट लंग्स यहाँ पे 3 लोब्स हैं। फिर कुछ ब्रीथिंग मैकेनिज्म, अब ये तो अपने लेवल में भी कर सकते हो, क्योंकि ब्रीथिंग मैकेनिज्म में एक होता है इनहेलर जिसे इंस्पिरेशन बोलते हैं, और एक को बोलते हैं एक्सहेलर जिसे हम लोग एक्सपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो अपने लेवल में भी कर सकते हो, क्योंकि वन लाइनर है, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाला नहीं है ना। इसको अपने लेवल में भी कवर कर सकते हो, फैक्ट्स हैं, क्योंकि जहाँ पे फैक्ट्स हैं उसको अपने से कवर करना है। नेक्स्ट आता है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम।
अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि जो ब्लड है, न्यूट्रेंट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हार्मोन्स हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, इन सब चीज़ का जो है ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि एक प्लेस से दूसरा प्लेस में जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो यही ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो कॉल्ड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड को, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी। अभी जो है ये 3 तरीके से होते हैं, एक होता है हार्ट के थ्रू, सेकेंड जो है वो तो ब्लड है, और थर्ड होता है वो है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में जैसे कि आर्टरीज हो गए, वेन्स हो गए, कैपिलरीज हो गए। तो सर्कुलेशन सिस्टम समझ आया। इसमें 3 जो है मेन रोल, जो 3 जो है ये मेन रोल प्ले करते हैं। पहला हार्ट हो गया, सेकंड हो गया ब्लड, और थर्ड हो गया ब्लड वेसल। तो सबसे पहले अब थोड़ा डिस्कस करते हैं ब्लड में कैसे सर्कुलेशन होता है, ब्लड में किस तरीके से सर्कुलेशन होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो एरिया है ना, ये एरिया को हम लोग बोल रहे हैं राइट एट्रियम, और इस एरिया को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं लेफ्ट एट्रियम। और नीचे में जो है इस एरिया को हम लोग बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, और इस एरिया को हम लोग बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब सीधा से जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट और राइट एट्रियम, ऊपर वाले पार्ट को एट्रियम बोलेंगे, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल्स बोलेंगे। बताओ यहाँ तक समझ आया? क्योंकि पूरा यहाँ से मैं बताने वाला हूँ इसको, तो ये समझ आ गया। अब देखो अब क्या होता है कि जैसे ही पूरा बॉडी है, ये एरिया को पूरा बॉडी एज्यूम करो। अब बॉडी से सबसे पहले क्या आएगा, ब्लड आएगा। ठीक है, एक हाइलाइटर ले लेते हैं, ठीक है, वहां से और अच्छे समझ आएगा। सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले जो बॉडी है वहां से तो ब्लड आने वाले हैं। तो इस तरीके से सपोज करो कि ये ब्लड आ रहे हैं, ठीक है, ये हो गया, ये ब्लड आ रहे हैं। अब ब्लड आएगा पूरा बॉडी से, तो सीधी सी बात है ये डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड आएगा, मतलब वहां पे कोई ऑक्सीजन नहीं होगा, तो उस तरीके से ब्लड आएंगे। तो सबसे पहले पूरे बॉडी से अगर ब्लड आएगा तो पहली बात तो डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड होगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो सबसे पहले किस में आएगा, राइट, जो राइट एट्रियम है यहाँ पे आएगा। ये आ गया किस में, राइट एट्रियम में। अब ये राइट एट्रियम में आएगा, तो राइट एट्रियम में आया तो इसको पुश करके डायरेक्टली किस में चले जाएंगे, राइट वेंट्रिकल्स में चले जाएगा। ठीक है, समझ आ गई ये चीज कि सबसे पहले आया राइट एट्रियम में, ये एरिया को राइट एट्रियम बोल रहे हैं। अब ये नीचे आएगा तो ये किस में चले गया, राइट वेंट्रिकल में। अब ये राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, पंपिंग के थ्रू ये डायरेक्टली ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये किस में सेंड कर देंगे, लंग्स में सेंड कर देंगे। अब लंग्स में चला गया, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया कि जो ब्लड है वो किस में चला गया, लंग्स में चले गए। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा कि अब लंग्स में चले गए तो अब वो पूरा क्या हो जाने वाले हैं, ऑक्सीजनरेटेड ब्लड हो जाएंगे। मतलब वहाँ पे पूरा ऑक्सीजन का कंटामिनेशन हो जाएंगे, ऑक्सीजन मिल के आएंगे। अब ऑक्सीजन मिल के आएंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि ऑक्सीजन जब आएंगे तो लिफ्ट एट्रियम दिख रहा है, ठीक है, लिफ्ट एट्रियम कहाँ पे है, ये वाला। तो ये जो लंग है ना, इस लंग से सपोज ये लंग हो गया, अब इस लंग से लिफ्ट एट्रियम में आएगा पूरा ऑक्सीजनरेटेड ब्लड, और ये पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिफ्ट एट्रियम से किस में जाने वाले हैं, राइट वेंट्रिकल में आएगा, है ना, क्योंकि पंपिंग भी तो कर रहे हैं। अब राइट वेंट्रियम में आया और यहाँ पे ऑक्सीजन भी है इस ब्लड में, तो ये पंप के थ्रू क्या करेगा, पूरे बॉडी में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है पूरा हार्ट का सिस्टम यहाँ पे चलता है, और वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, इसी तरीके से पूरे को सॉल्व करोगे, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूँ, समझ आ जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ यहाँ पे मेजर ब्लड वेसल लिखा हुआ है, जैसे कि आयोटा हो गया, जो कि एक लार्जेस्ट आर्टिलरी है। ये क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको ब्लड से हार्ट टू बॉडी में लेके जाते हैं, क्योंकि देखो अब यहाँ से पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब ब्लड को जो है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट भी तो कराना है, तो किसके द्वारा किए जाते हैं, आयोटा के द्वारा किए जाते हैं। फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हार्ट से लंग की तरफ लेके जाते हैं, किसके द्वारा लेके जाएंगे, पल्मिनरी आर्टिलरीज के द्वारा। तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली ये जो है
पंप कर रहे हैं तो डायरेक्टली हार्ट में जो लंग्स हैं उसमें चले जाएंगे, है ना, जो डायरेक्टली फेफड़े में तो नहीं चले जाएंगे, तो उसको भी तो कोई माध्यम चाहिए, तो ये पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा लिए जाते हैं। फिर एक होता है पल्मोनरी वेंस होता है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग से हार्ट की तरफ ले जाते हैं। फिर यहाँ पे वेना कावा होता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ पहुँचाने का काम किए जाते हैं। इसको एक बार और पढ़ना अपने लेवल में और इसको एज्यूम करना, बाकी अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, थोड़ा याद रखोगे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो है कवर करना है वो है एक्सक्रेटरी सिस्टम। ये जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है इसमें क्या क्या पार्ट आते हैं, सबसे पहले तो किडनी आएगा। ये जो किडनी है, अब किडनी से क्या होगा, किडनी के बाद ये यूरेटर में आएगा, यूरेटर के बाद ब्लेडर में आएगा, ब्लेडर के बाद यूरेथ्रा के थ्रू इसको हम लोग क्या कर देंगे, एक्सक्रेट कर देंगे। तो एक्चुअली जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है इसमें होता क्या है, एक्सक्रेटरी सिस्टम रिमूव नाइट्रोजनियस वेस्ट, जैसे कि यूरिक एसिड हो गया है ना, या अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, फिर जो एक्सेस वाटर हैं, सॉल्ट हैं, जितना भी टॉक्सिक गैसेज हैं, इन सब चीज़ को क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। उसी को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब ये जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है इसमें 4 ही पार्ट हैं जो कि रोल प्ले करते हैं मेजरली। पहला पार्ट है किडनी, सेकंड है यूरेटस, थर्ड है यूनरी ब्लेडर और थर्ड है जो फोर्थ है यहाँ पे यूरेथ्रा। यही पार्ट है और यही पार्ट को हमें डिटेल के साथ कवर करना है, जिसमें से पहला पार्ट है किडनी। किडनी जो कि बीन शेप्ड है और यहीं पे क्या होता है, जो कि ये राइट किडनी स्लाइटल लोअर है, तो ये वन लाइनर है, इसमें कोई करने का बात नहीं है। फिर जैसे किडनी में आया है ना, किडनी में जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक किडनी है, कोई भी वेस्ट मटेरियल किडनी में आया, किडनी में आने के बाद ये यूरेटस में जाएंगे, है ना, किडनी से यूनिटरी ब्लेडर के थ्रू, ये जो लंबा सा पाइप दिख रहा है ना, यूरेटर या फिर यूनिटरी ब्लेड बोल सकते हो, ये यूनिटरी ब्लेड में आएगा, यूनिटरी ब्लेडर उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू ये डायरेक्टली एक्सक्रेट कर देंगे। इसमें कोई ज़्यादा समझाने का नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है। अगला देखो, इसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसका नेफ्रॉन, क्योंकि ये फंक्शनल यूनिट है, जैसे कि पूरे और ह्यूमन बॉडी में या फिर ऑर्गेनिज्म में जो सेल होता है ये फंक्शनल यूनिट होता है ना, यही कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है जो नेफ्रॉन होता है ये पूरा फंक्शनल यूनिट होते हैं। तो एक बार इसको अपने लेवल में कवर करना है। बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो है नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम है, इस नर्व सिस्टम को हमें अब कवर करना है। नर्वस सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि ये 2 तरीके के होते हैं, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक होता है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का मतलब सीधा सा है कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। ये पूरा ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी को कैसे कंट्रोल करना है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, कैसे कोऑर्डिनेशन बनाना है डिफरेंट स्टिमुलाई के बीच, इन सब चीज़ का काम जो करते हैं उस करने वाले का नाम यहाँ पे नर्वस सिस्टम है, या फिर इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं। तो अगर इंट्रोडक्शन देखें तो द नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, इट हेल्प टू रिसीविंग स्टिमुलाई, इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्डिंग। तो बस इतना अगर पता है तो नर्वस सिस्टम का डेफिनेशन पता है। अब इसमें मेन फंक्शंस क्या होता है कि कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेशन, ये मेन फंक्शन है। कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, मेमोरी, थिंकिंग, लर्निंग, ये कुछ इसका एग्जाम्पल है। और इसका जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है उसको हम लोग यहाँ पे न्यूरॉन बोलते हैं। तो देखो, जो नर्वस सिस्टम है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड को बोलते हैं हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक्चुअली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, जिसमें 2 ही चीज़ यहाँ पे कंपोजिट होते हैं। एक को हम लोग बोलेंगे ब्रेन और सेकंड को बोलेंगे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड। देखो, ये हो गया ब्रेन और नीचे का जो स्पाइनल कॉर्ड है, यही दोनों को अगर मिला दोगे तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्टिसिपेट करते हैं। अब बॉडी में तो बस ये जो है ब्रेन और ये जो कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है, यही बस तो नहीं है, अदर भी तो है, जैसे कि
रिफ्लेक्सिव एक्शन हो गया, मेमोरी, थिंकिंग, लर्निंग। अब ये किस कैटेगरी में रखोगे? तो इसको हम लोग रखने वाले हैं पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम के बीच। ठीक है, तो देखो नर्वस सिस्टम दो पार्ट में है, जिसमें पहला पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके ही बना हुआ है। ब्रेन यहाँ पे है, ठीक है। फिर ब्रेन का अगर थोड़ा डिवीजन देखोगे तो सबसे पहले आता है फॉर ब्रेन। अब फॉर ब्रेन में भी तीन कैटेगरी हैं, जिसे पहला हो गया सेरेब्रम, जो कि एक लार्जेस्ट पार्ट है, और यहीं पे हमें जितना भी इंटेलिजेंस है उसका कंट्रोलमेंट हो गया, मेमोरी हो गया, रीजनिंग है, अगर इमोशंस हैं, विजन हो गया, हियरिंग, स्पीच, इन सब चीज़ का एक्शंस हमें दिखाई देते हैं, वो है सेरेब्रम में। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है ब्रेन का पार्ट, क्योंकि ब्रेन को हम लोग जो है तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हेड ब्रेन। तो पहला पार्ट है फॉर ब्रेन, और फॉर ब्रेन को भी तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला पार्ट है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो कि ये पूरा इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है वो है थैलेमस। अब थैलेमस क्या होता है? ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होता है उसको यहाँ पे पास करते हैं सेरेब्रम में। बस ये जो है इंटरमीडिएशन या फिर मैसेंजर का काम करते हैं थैलेमस। फिर नेक्स्ट आता है वो है हाइपोथैलेमस, जो कि कंट्रोल करते हैं हंगर को, थर्स्ट को, टेम्परेचर को, इन सब चीज़ को जो है मेंटेन करने का काम हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है मिड ब्रेन, जो कि कनेक्ट करने का काम करते हैं फॉर ब्रेन और हिंड ब्रेन को। बस इतना। फिर हिंड ब्रेन जो है लास्ट ब्रेन है, जो कि थर्ड पार्ट है, जिसे हम लोग यहाँ पे सेरेब्रम, पोन्स और मोडुला ऑब्लांगेटा इस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। तो जो सेरेबेलम है वो बैलेंस को मेंटेन करने का काम, पोस्चर को मेंटेन करना, मस्कुलर को यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करने का काम सेरेब्रम या फिर सेरेबेलम इसी के द्वारा किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है पोन्स। पोन्स एक्चुअली ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करना है ना। सेरेब्रम और जो सेरेब्रम है इन दोनों के बीच कैसे ब्रिज करना है, कैसे गैप को ब्रिज करना है, ये पोन्स के द्वारा ही किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है वो है ऑब्लांगेटा। ऑब्लांगेटा एक्चुअली ये इनवॉलंटरी एक्टिविटीज जितना भी करते हैं, जैसे कि एक होता है वॉलंटरी, ध्यान देना, वॉलंटरी का मतलब होता है हम लोग अपने मर्जी से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक होता है इनवॉलंटरी एक्शन, जो कि हमारा मर्जी यहाँ पे नहीं चलता, जैसे हार्ट बीट हो गया। अब बताओ हार्ट बीट को अपने से चला सकते हो क्या? नहीं चला सकते हैं। ब्रीथिंग हो गया, अपने से ब्रीथ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, है ना। फिर ब्लड प्रेशर हो गया, वोमिटिंग हो गया, है ना, कफिंग हो गया, तो ये ऑब्लांगेटा के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक पार्ट हो गया कौन सा? ब्रेन का। अब सेकेंड पार्ट है वो है स्पाइनल कॉर्ड का, जो कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल बंडल ऑफ नर्वस टिश्यू ही होते हैं। ठीक है, समझ आ गया? चलो, तो पहला पार्ट हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं वो है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम भी दो तरीके के हैं, है ना, जैसे कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम हो गया है ना, और इसी को भी डिवाइड किए हैं। तो एक बार अपने लेवल में भी इसको कर सकते हो, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। चलो फिर हम लोग न्यूरॉन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये जो न्यूरॉन है ये ना, ये बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। किसका फंडामेंटल यूनिट है? अभी किसका कवर कर रहा है? ब्रेन का, ठीक है। और ब्रेन के रेस्पेक्ट में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अच्छे से समझ लो। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फिर जो पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, और जो सेकंड है उसको हम लोग बोलते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है ये इस तरीके से भी डिवाइड करते हैं, और जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है इसको भी हम लोग दो कैटेगरी में इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है इतना। बाकी न्यूरॉन में जैसे कि डेंड्रिट हो गया, ये वाला इस पार्ट को बोल रहे हैं, जो कि जितना भी न्यूरॉन एक्शन है उसको रिसीव करने का काम किए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है सेल बॉडी, है ना, यहाँ पे सेल बॉडी जो कि न्यूक्लियस को कंटेन करते हैं। फिर एक्सॉन के द्वारा इम्पल्स को अवे किए जाते हैं, जितना भी कैरी किए हैं उसको। फिर शीथ के द्वारा यहाँ पे स्पीड को बूस्ट किए जाते हैं, जितना भी मैसेज है एक प्लेस से दूसरे जगह पहुँचाना है तो उसको स्पीड अप देने का काम शीथ के द्वारा किए जाते हैं। फिर जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं ये क्या करते हैं कि सिग्नल को पास करने का काम करते हैं। बाकी इसका पूरे यहाँ पे डिटेल के साथ तो लिखा हुआ है। यहाँ पे
जो है साइनेप्स भी लिखा हुआ है, जो कि एक जंक्शन है बिटवीन टू न्यूरॉन वेयर न्यूरो ट्रांसमिशंस यहाँ पे सिग्नल को डन किए जाते हैं, और इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं साइनेप्स। ठीक, समझ आ गया। चलो, फिर ये रिफ्लेक्स एक्शन में बस इतना याद रखना, ये जो कंपोनेंट है ना कि सबसे पहले स्टिमुलस आएगा, फिर उसके बाद रिसेप्टर आएगा, फिर सेंसरी न्यूरॉन है, फिर स्पाइनल कॉर्ड होगा, फिर मोटर न्यूरॉन है, फिर इफेक्टर आएगा, फिर रिस्पॉन्स आएगा। तो इस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शंस को याद रखना। एक्चुअली जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो ये आग जल रहा है, अब आग में अगर हाथ को अगर ले जाओगे पास में तो बहुत तेजी से जलेगा, और झट से एकदम क्या करोगे, है ना, झट से क्या करने वाले हो कि हाथ को उठा लोगे या फिर वहां से हटा दोगे। तो उसमें जो एक्शंस परफॉर्म किए हो वही एक्शंस को लिखा है। अब ऐसा नहीं है कि जस्ट ये आग लगेगा तभी ऐसा करोगे, ऐसा नहीं, कई एक्टिविटी में इसको परफॉर्म किए जाते हैं, ये तो जस्ट समझने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब जैसे कि हाथ रखोगे तो सबसे पहले तो स्टिमुलाई होगा, ठीक है, स्टिमुलस होगा, फिर उसके बाद हाथ रखोगे तो रिसेप्टर के द्वारा पता चलेगा, फिर उसको सेंसरी ऑर्गन में सेंस के थ्रू ट्रांसफॉर्म करोगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, फिर मोटर न्यूरॉन में आएगा, फिर उसके बाद इफेक्ट करोगे। इफेक्ट करोगे मतलब उसे इफेक्ट आएगा कि यहाँ पे आग जल रहे हैं या फिर हाथ जल रहा है। उसके बाद रिस्पॉन्स करोगे, रिस्पॉन्स मतलब जो हाथ जो जल रहा है यहाँ पे, हाथ को यहाँ पे हटा लोगे, इस तरीके से। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन या फिर रिफ्लेक्स आर्क। बाकी कुछ यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स लिखा हुआ है। आई के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो ये फोटो रिसेप्टर हैं, फिर ईयर जो कि एक फोनो रिसेप्टर है, इस तरीके से। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल के फॉर्म में। चलो, बाकी हमें नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है, वो है ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस टॉपिक को कवर करते हैं। बाकी यहाँ तक ये बताओ कि कोई डाउट है या नहीं, है ना, यहाँ तक कोई डाउट एट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी अभी हमें जो है नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है, वो है ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो तरीके से या फिर दो कैटेगरी में हमें इसे डिस्कस करना है। एक जो कैटेगरी होगा वो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, और एक जो कैटेगरी होने वाले वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होने वाले। तो दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अभी थोड़ा डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। अब देखो ये जो है पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। अब इसे हम लोग कैसे जो है ओवरव्यू लेने वाले हैं, तो एक एक टॉपिक को उठाएंगे, जैसे कि टेस्टिस हो गया, है ना, फिर ईपीडी या फिर ईपीडी-डाइमिस हो गया। तो इसके बाद उस जो टॉपिक है उसको डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें सबसे पहले मेजर रोल प्ले करते हैं वो है टेस्टिस का। टेस्टिस का अगर लोकेशन देखोगे तो यहाँ पे है, तो टेस्टिस का जो है यही होता है प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, जो यहाँ पे टेस्टिस है यही जो है मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि यहाँ पे जो आउटसाइड बॉडी में हमें देखने को मिलता है, जो स्क्रोटम है ना वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो कि एक लोअर टेम्परेचर है, मेंटेन करके रखते हैं लोअर टेम्परेचर को। और यहीं पे जो टेस्टिस हैं यहीं पे स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया या फिर टेस्टोस्टेरोन्स का यहाँ पे रिलीज करना इसी के द्वारा किए जाते हैं, टेस्टिस के द्वारा। ठीक है, जो स्पर्म हो गया और टेस्टोस्टेरोन को याद रखना जो कि एक मेल हार्मोन्स है। ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन है एक मेल हार्मोन्स है। फिर नेक्स्ट आता है वो है ईपीडी-डाइमिस। ईपीडेमाइस क्या होता है, इसके द्वारा जो स्पर्म है, जो मेच्योर स्पर्म है उसको स्टोर करने का काम बस इसी के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखोगे। फिर वास डिफेंडर हो गया। वास डिफेंडर का अगर रोल देखोगे, ठीक है, वास डिफेंडर का ये पाइप लाइक है जो कि ट्रांसपोर्ट करने का काम इसी के द्वारा किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सेमिनल वेस्कुलर हो गया, जो कि सेमिनल फ्लूइड होते हैं। फिर प्रोटेस्टेंट ग्लैंड हुए जो कि प्रोटेक्ट करते हैं स्पर्म को फ्रॉम एसिडिक फीमेल ट्रैक्ट। जो फीमेल ट्रैक्ट में अगर कोई एसिडिक स्पर्म हो तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, फिर यूरेथ्रा हो गया, है ना। तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, जैसे कि मेल गैमेट में स्पर्म होता है, मेल गैमेट में यहाँ पे स्पर्म होते हैं। फिर उसी कैटेगरी में अगर फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे मेन रोल प्ले करता है वो है ओवरिस का, क्योंकि फीमेल का जो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो ओवरिस ही है। यही होता है ये प्राइमरी फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और यहीं पे जो है
एग्स का जो है हमें फॉर्मेशन होता है, एग्स का प्रोड्यूस जो है यहीं पे देखने को मिलता है और इसी के थ्रू जो है एक हार्मोन्स यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन या फिर एस्ट्रोजन के नाम से जानते हैं। तो ओवरीज यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्राइमरी यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा वो है फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स जो है ये भी एक रोल प्ले करता है, ये वाला, ये जो फैलोपियन ट्यूब्स दिख रहा है ना, क्योंकि यहीं पे हमें फर्टिलाइजेशन का अकर होते हुए दिखाई देते हैं, है ना, फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है फैलोपियन ट्यूब में। फिर नेक्स्ट आता है वो है वॉर्म, क्योंकि यहीं पे जो है पूरा इम्प्लांटेशन होगा एम्ब्रियो का, और जो फ्यूटेज हैं या फिर जो बच्चा है उसका यहाँ पे 9 मंथ का या फिर 9 मंथ का यहाँ पे डेवलपमेंट यहीं पे देखने को मिलता है। फिर आता है कार्निक्स। कार्निक्स देखोगे तो ये वाला पार्ट एरिया को हम लोग कार्निक्स बोल रहे हैं, जो कि एग्जिट और एंट्री, जो वजाइना है तो वजाइना से एग्जिट और एंट्री को कंट्रोल करने का काम कार्निक्स के द्वारा किए जाते हैं। फिर वजाइना है और यहीं पे जो है बर्थ कैनल है, ये जो वजाइना दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, ये वजाइना जो दिख रहा है यही है यहाँ पे बर्थ कैनल। बाकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल यहाँ पे लिखा हुआ है, वल्नाइलर है। बाकी एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले अगर कोई बर्थ हो रहा है, कोई चाइल्ड का अगर बर्थ हो रहा है तो सबसे पहले तो फर्टिलाइज होना जरूरी है ना। स्पर्म और फीमेल का ओवम जब आपस में मिलेंगे कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब्स में, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब्स में यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइज होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे ही फर्टिलाइज हुआ उसके बाद वो जाइगोट का फॉर्म लेने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ वही चीज़ है ना, ओवम में, फिर उसके बाद जाइगोट का फॉर्म लेंगे, जाइगोट के बाद वो जो होने वाले हैं वो इम्प्लांटेशन होने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ कहाँ पे, वॉर्म में, और वहीं पे जो है 9th मंथ के लिए पूरा उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये चीज़ जो है पूरे यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने मेल फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट देखे हैं, सेम उसी टाइप में जो है ऑर्गेनिज्म में भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन बात वही है कि जो अब ऑर्गेनिज्म का बात करोगे तो ये 2 तरीके से यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। एक को हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे 2 कैटेगरी में होते हैं। जब भी हम लोग प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखोगे तो यहाँ पे केवल एक ही सिंगल पेरेंट के यहाँ पे जो है इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। यही सिंगल पेरेंट के थ्रू यहाँ पे पूरा फर्टिलाइजेशन हर चीज़ देखने को मिलता है। और कुछ यहाँ पे फीचर्स लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, और जो ऑफ स्प्रिंग होगा, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होना, या फिर आइडेंटिकल यहाँ पे क्लोन का फॉर्मेशन होना। कुछ यहाँ पे कॉमन एग्जांपल में बैक्टीरिया हो गया जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करते हैं, फंगी हो गया, एल्गी हो गया, ठीक है। तो और भी कुछ टाइप हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन एक्चुअली क्या होता है कि ये देखो, ये पेरेंट्स हो गया, अब ये पेरेंट्स क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के थ्रू यही पेरेंट जो है अपने आप में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये जो है अपने आप में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और इसी को हम लोग यहाँ पे बाइनरी फिजन बोलते हैं। एग्जाम्पल में अमीबा हो गया, पैरामीशियम है ना, यूगलेना हो गया। फिर उसी के कैटेगरी में एक आता है बडिंग। बडिंग का सीधी से मतलब है जैसे कि ये पेरेंट्स हो गया, अब ये पेरेंट्स जो है ऑर्गेनिज्म है, अब पेरेंट्स के ऑर्गेनिज्म से ही न्यू ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं इस तरीके से, और इसी को हम लोग यहाँ पे बडिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल में हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया। फिर फ्रेगमेंटेशन में तो डायरेक्टली 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहे हैं, जैसे क्या है स्पिरोगियरा है ना, प्लानेरिया हो गए, तो इसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। सेम कॉन्सेप्ट में जो है स्पोर फॉर्मेशन भी होता है इस तरीके से। जैसे देखो ये वाला प्लांट है तो यहाँ पे देखो छोटा छोटा सा स्पोर का यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ही ऐसा थे, ठीक है, उसके बाद ये स्पोर का फॉर्म ले रहे हैं जिसके थ्रू ये जो है रिप्रोडक्शन कर सके, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। फिर रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब जैसे कि लिजर्ड देखोगे, लिजर्ड का क्या होता है, अगर उसका जो टेल है, ठीक है, लास्ट वाला जो टेल अगर इधर कट गया तो और उसका ओरिजिनेट हो जाते हैं, ठीक है। लिजर्ड मतलब छिपकली का एग्जांपल देखोगे तो रीग्रोथ ऑफ द लॉस्ट पेयर इनटू होल ऑर्गेनिज्म, इसी को हम लोग यहाँ पे रीजनरेशन बोलते हैं। एग्जांपल में हाइड्रा है ना, प्लानेरिया, स्टारफिश हो गया, लिजार्ड का भी एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन लिजार्ड में डायरेक्टली होल ऑर्गेनिज्म नहीं आता, ठीक है। चलो
तो रीजनरेशन में थोड़ा इतना तो एटलीस्ट याद रखोगे। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पता है ना, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं ये सब चीज़ के बारे में। क्रॉस पॉलिनेशन है ना, फिर सेल्फ पॉलिनेशन, तो एक बार और इसको पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक सॉल्व कर लोगे। अब देखो लास्ट में इस टाइप से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को छोड़ना नहीं, अच्छे से इसको कवर करोगे, ठीक है। चलो तो अब हम लोग कवर करते हैं वो है विटामिन के बारे में। देखो विटामिन जो है दो तरीके के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरे को हम लोग बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। देखो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, ए डी ई और के, इसको हम लोग बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। बाकी इसके बारे में फैक्ट्स लिखा हुआ है ना, तो एक बार जस्ट रीड करना है इसका। सेकेंड पार्ट होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल जैसे कि दे डू नॉट स्टोर इन बॉडी, है ना, जैसे कि विटामिन B1 हो गया, फिर विटामिन B2 हो गया, इस तरीके से। तो ये तो जस्ट फैक्ट्स हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट जो है ये ब्लड सिस्टम है और बायोलॉजी का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद पूरा कंप्लीट बायोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ब्लड का अगर कंपोजिशंस देखोगे, सबसे पहली बात जो ब्लड होता है ना, एक्चुअली ये दो टाइप के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं कॉर्पुकल्स और दूसरे को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्लाज्मा। तो ब्लड कंपोजिशन देखोगे तो दो कंपोनेंट होता है। तो प्लाज्मा यहाँ पे देखो ब्लड में पूरा 55% जो है पूरा यही कवर करके रखते हैं, जिसमें 55% में तो 90% पूरे यहाँ पे वाटर होते हैं, फिर बच गया 10% जो कि प्रोटीन होते हैं, है ना, फिर कुछ मिनरल हो गए, हार्मोन हो गया, इन सब चीज़ का होता है। तो देखो यहाँ पे ये जो ब्लड है ना, एक्चुअली दो तरीके के होते हैं, एक प्लाज्मा और ये कॉर्पुकल्स। और ये जो कॉर्पुकल्स है ना, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलेंगे रेड ब्लड सेल, सेकंड को बोलेंगे वाइट ब्लड सेल और थर्ड को बोलेंगे प्लेटलेट्स, इस तरीके से। तो जो रेड ब्लड सेल होगा ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ बाई कॉन्क्लेव डिस्क के शेप में होंगे। बाकी 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को, जो कि मोस्ट एबंडेंट यहाँ पे ब्लड सेल है। 120 यहाँ पे इसका लाइफ टाइम होते हैं, बाई कॉन्क्लेव इसका शेप होता है ना। फिर नेक्स्ट आता है WBC, जो कि इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है और यहाँ पे न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। जो रेड ब्लड सेल होता है इसको हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स, जो वाइट ब्लड सेल होता है इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट, है ना। तो इस तरीके से और लिखा हुआ है, ये टाइप्स हैं, WBC का टाइप्स हैं। फिर नेक्स्ट आता है वो है प्लेटलेट इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। और जो प्लेटलेट है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो काम आता है वो है ब्लड को क्लॉथ करने का, ठीक है। ब्लड क्लॉथिंग जो होता है वो इसी के द्वारा किए जाते हैं, प्लेटलेट के द्वारा। बाकी इसमें ब्लड ग्रुप भी लिखा हुआ है, ठीक है। ब्लड क्लॉथिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्लस ब्लड से रिलेटेड जितना भी डिसऑर्डर है वो। और सेक्स डिटर्मिनेशन में बस इतना याद रखना, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन में याद रखना कि अगर एक्स हो रहा है तो इससे हमें पता चलता है कि जो है ये फीमेल चाइल्ड होने वाले हैं, और अगर XY हो रहा है तो इससे हमें पता चलता है कि जो है मेल जो है चाइल्ड होने वाला है इससे, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में बस इतना याद रखना है। उसी के साथ याद रखोगे कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें जो है पेयर के हिसाब से जो है 23 पेयर यहाँ पे क्रोमोसोम ह्यूमन्स में देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी ह्यूमन्स हार्मोन्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ह्यूमन्स हार्मोन्स में जो है कुछ इंपॉर्टेंट ह्यूमन हार्मोन्स हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गए, फिर उसके बाद थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रेनल मेडुला हो गए, ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स हो गए, पैनक्रिया हो गया जहाँ पे इंसुलिन, उसके बाद ग्लूकोजन हो गया, इन सब चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1 बाई करके एक बार रिवाइज बस उसको करना है। बाकी ये तो रहा कंप्लीट बायोलॉजी, FCAT में जितना इंपॉर्टेंट है, जहाँ से पूछे जा सकते हैं, उस हर एक कंप्लीट बायोलॉजी को हम लोगों ने पूरा डाइवर्सिटी के साथ यहाँ पे कवर किए। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। और इस क्लास का जो पूरा स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।